मास्टर बेस्ट 2.0 के लेक्चर नंबर 22 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की इस क्लास से हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है वेव एंड ऑसिलेशन। और आज की ये क्लास वेव एंड ऑसिलेशन की पहली क्लास है और ये काफी छोटी यूनिट है, तो अगले 2 से 3 लेक्चर में आपका ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो 2 यूनिट हमने कंप्लीट कराए हैं वो है आपके मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स, जिसके सभी लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां पर जाकर के लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही ये जो भी हम यहाँ पर क्लास में आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो थियरी है उसको हमने सप्लीमेंट्री लेक्चर के तौर पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और आपको कोई भी नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर का तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर के फिजिक्स स्कॉलर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी बैच के लिए रजिस्टर कर दीजिए। जैसे ही हम आपको अलाउ करेंगे सारे नोट्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग वाई एक्सिस इज, यानी वाई अक्ष के अनुदिश सरल आवर्त गति करते हुए कण का अवकल समीकरण इन चारों में से क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी कोई कण सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो हमेशा उसके ऊपर एक बल लगता है जिसकी दिशा माध्य स्थिति की ओर, या कह लीजिए आप मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर होता है, जो पिंड को हमेशा माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। और इस बल को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है ना, प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स, जिसके लिए हमारे पास एक फार्मूला जिसको हम हुक्स लॉ बोलते हैं, और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ K इंटू में X, है ना। F इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू X। तो ये जो फार्मूला हमारे पास है इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ, और इसमें ये जो बल है इसको हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये बल हमेशा पिंड को माध्य स्थिति में रीस्टोर करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, आप यहीं से इसका अवकल समीकरण निकाल सकते हैं। देखिए, अवकल समीकरण का मतलब क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब कि ये डिफरेंशिएशन के टर्म में आपको इक्वेशन मिलना चाहिए। तो यहां पर आप ये जो F है ना, इसको आप न्यूटन के अकॉर्डिंग लिखिए, मास इंटू एक्सिलरेशन इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट और ये डिस्प्लेसमेंट। और एक्सिलरेशन को आपको पता है डेरिवेटिव टर्म में क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं वेलोसिटी का एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको पता है कि वेलोसिटी को भी dx बाई dt बोलते हैं, तो ये बन जाएगा आपका d2x बाई dt स्क्वायर, है ना। और ये माइनस kx को इस साइड ले आएंगे, प्लस में kx इज इक्वल टू हो जाएगा 0। आप m से डिवाइड कर दीजिए सबको, तो आपको मिलेगा d2x अपान dt स्क्वायर और प्लस में k अपान m और x इज इक्वल टू 0। और ये देखिए जो k अपान m वाला टर्म है इसको हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d2x अपान dt स्क्वायर प्लस यहां पर ये हो जाएगा ओमेगा या ओमेगा नॉट भी बोलते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, है ना। और यहां पर ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या है, यहां पर ओमेगा स्क्वायर का मतलब है k अपान में m, तो आप यहां से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट k अपान m। और ओमेगा को हम यहां पर बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहां से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए पता है ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t, है ना। तो आप चाहे तो ये फार्मूले का डेरिवेशन भी एक सिंपल सा देख लीजिए, ओमेगा की जगह पर आप लिखेंगे अगर 2π/t तो इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट k अपान में m। तो आप चाहे तो यहां से t निकाल सकते हैं, तो उल्टा करना पड़ेगा और 2π को इधर लाना पड़ेगा, तो t इक्वल टू मिलेगा 2π और अंडर रूट मिलेगा m अपान में, यानी सरल आवर्त गति करते हुए कण के आवर्तकाल का भी फार्मूला आपको यहां से मिल गया। ये जो आपने एजम्पशन लिया जिसको k अपान m को आपने ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन आया, अब ये देखिए सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो यही है सरल आवर्त गति करते हुए कण का अवकल समीकरण या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये उसके आवर्तकाल का फार्मूला। आवर्तकाल पता है तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, यानी आवृत्ति भी निकाल सकते हैं, इसी का जस्ट उल्टा करना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा यहां पर तो हमने x डायरेक्शन के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एज्यूम करते हुए पूरा डिराइव किया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला है y डायरेक्शन के अलोंग, तो जहां जहां x है वहां वहां y हो जाएगा, यानी d2y अपान dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y, d2y अपान dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन
इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, यानी सरल आवर्त गति में अधिकतम स्थितिज ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा की स्थितियों के बीच कण का विस्थापन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यह फार्मूला पता होना चाहिए कि सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो फार्मूला होता है 1/2 इंटू एम वाई स्क्वायर, और उसके बाद ब्रैकेट में ये एम्पलीट्यूड यानी आयाम है तो ए स्क्वायर माइनस, अगर वाई अक्ष के अनुदिश सरल आवर्त गति हो रही है तो यहां पर हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, एक्स अक्ष के अनुदिश हो रहा होगा तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, दूसरा अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसका फार्मूला होता है 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और अगर हम कुल ऊर्जा की बात करें तो यहां से आप कुल ऊर्जा निकाल सकते हैं, दोनों को प्लस करना होगा तो टोटल एनर्जी E इक्वल टू हो जाएगा K प्लस U। और आप ध्यान से देखें तो इस पार्ट को जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस में, और यहाँ पर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में, तो ये सेकंड, इसका सेकंड वाला टर्म और ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, ये बचेगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। और ये जो टोटल एनर्जी आ रही है सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का, ये होता है कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर एक आपने सिंपल पेंडुलम या एक आप स्प्रिंग वाला सिस्टम ले लिया आपने और वो सरल आवर्त गति कर रहा है तो इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बदल रही है ना, है ना, तो ये पूरा का पूरा हो गया कांस्टेंट। यानी आप कहेंगे सरल आवर्त गति करते हुए कण का ये टोटल एनर्जी है वो क्या है, कांस्टेंट है। बाकी पोजीशन बदलने के हिसाब से, वाई की वैल्यू बदलने के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी बदलेगी। और आप यहां से देखेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो जरा देखिए कि मैक्सिमम अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो कब आएगा, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब आपकी ये वाली वैल्यू होगी मिनिमम, क्योंकि ये माइनस हो रहा है और ये जितना कम होगा ये पूरा ओवरऑल वैल्यू उतना ज्यादा आएगा। और ये कम से कम वाई की वैल्यू क्या हो सकती है आपको पता ना, मीन पोजीशन से ही हम, अगर ये पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इसी मीन पोजीशन से ही हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। तो अगर यहां से यहां वाली वैल्यू को आप वाई या एक्स जो भी नाम दे दीजिए, तो आप इसको मेजर कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू जीरो होने का मतलब मीन पोजीशन पे आ गए, तो वाई की मिनिमम वैल्यू यही जीरो हो सकती है। तो हम जब वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो के की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो हम यहां पर लिख देते हैं इस बात को कि जब वाई की वैल्यू जीरो होगी तो के की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, ये हो जाएगी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। और ये कहां पर है, y इक्वल टू जीरो मतलब कहां पर, इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां होती है, अब देखिए ये मैक्सिमम कब होगा, जब y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और y विस्थापन है और विस्थापन की मैक्सिमम वैल्यू को आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यानी कि यहां वाली जो पोजीशन है ये पूरा अगर a है तो यहां पर पार्टिकल की एक्सट्रीम पॉइंट पर पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम। अब यहां पर दो क्वेश्चन बन गए, इसको आप याद कर लीजिए। एक्सट्रीम पॉइंट पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और यहां इक्विलिब्रियम पोजीशन में या मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने का मतलब यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी भी हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है और हम यहां पर अब निकाल सकते हैं, यानी जब y की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, विस्थापन आयाम के बराबर हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम और इसकी वैल्यू आएगी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, और कितना आ जाएगा यहां से, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है और ये पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर हम मैक्सिमम वैल्यूज की बात करें तो ये आपस में इक्वल होती है। ठीक है, और ये किसके बराबर होती है, ये टोटल एनर्जी के ही बराबर होती है। यानी कि आपका ये पार्टिकल जिस टाइम यहां चला गया है, इस टाइम इसकी जो भी टोटल एनर्जी है वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और जिस टाइम आपका पार्टिकल यहां पर है, मीन पोजीशन पर है, उस टाइम उसकी जो भी टोटल एनर्जी है वो अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, बट आपसे फिलहाल इन्होंने ये पूछा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले दोनों पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये हुआ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का पोजीशन और ये हुआ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन, कितना हो गया इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट a। और आप इस इधर से इधर अगर आप देखते हैं सेम चीज, इधर भी होगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो यहां से यहां के बीच का भी डिस्टेंस होगा a, तो ये अगर प्लस में a है तो ये फिर माइनस में a, यानी आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में a।
ठीक है, तो प्लस माइनस में ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहां से भी ये 2-3 क्वेश्चन बन गए, आप इसको याद कर लें कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और यहां पर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब कि वेलोसिटी भी मैक्सिमम। ठीक है, और ये टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये दोनों पोजीशन के हिसाब से बदलते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सीधे 3 आ गया था, तो ये हम लिखने में गलती हो गई है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आगे मिल जाएगा हमें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां पर डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में पूछा है। 3 तरह के ऑसिलेशन की हमने बात करी थी सप्लीमेंट्री लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लेक्चर को देख लीजिए, तो पूरा ऑसिलेशन वाला जो पार्ट है उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो वहां पर हमने 3 तरह के ऑसिलेशन की बात करी थी। एक होता है फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन मतलब जिसका एम्पलीट्यूड हमेशा लगातार मेंटेन है और उसमें कोई भी डैम्पिंग फोर्स काम नहीं कर रहा है, कोई भी अवमंदित बल काम नहीं कर रहा है, वो फ्री ऑसिलेशन है। दूसरा होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसमें कोई ना कोई डैम्पिंग फोर्स प्रेजेंट होता है मीडियम की वजह से, और वो पार्टिकल के एम्पलीट्यूड को लगातार कम करता रहता है, उसकी एनर्जी डिसिपेट करता रहता है। और तीसरा है आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन या फोर्स्ड ऑसिलेशन, जिसमें हम बाहर से फोर्स लगा करके पार्टिकल के एम्पलीट्यूड को मेंटेन करते हैं, इसको हम मेंटेन्ड ऑसिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो 3 तरह के ऑसिलेशन की हमने बात करी थी, तो ये तो बड़ा ही जनरल केस है जो आपने 11th-12th की बुक्स में पढ़ा हुआ है। बाकी ये चीजें थोड़ा सा डिटेल में हम बीएससी में पढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका देखिए डैम्प्ड ऑसिलेशन के ऊपर है, और अगर आप ध्यान से देखें तो जीआईसी का जो मतलब यूपी जीआईसी का जो एग्जाम है उसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन के ऊपर सवाल ज्यादा पूछे गए, है ना। यूपी पीजीटी में कभी कभी इसके ऊपर सवाल पूछा गया है, बाकी टीजीटी वगैरह में तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हम इस वाले पार्ट को पूरा आपको यहां पर बता देते हैं कि ये जो सवाल है इससे पहले आपको क्या क्या चीजें और जाननी चाहिए डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए डैम्प्ड ऑसिलेशन को थोड़ा सा हम यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब वही जिसमें पार्टिकल के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड या आयाम धीरे धीरे घटता है, जिसमें आपने ये वाला ग्राफ देखा था, ये वाला ग्राफ आपने देखा था कि एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि ऑसिलेशन जहां पर हो रहा है वहां पर कोई ना कोई विस्कस मीडियम या डैम्पिंग मीडियम प्रेजेंट है जो लगातार इसके ऑसिलेशन को अपोज कर रहा है और धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जा रही। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसमें एम्पलीट्यूड लगातार घटता है। और किसी मीडियम में जैसे एयर मीडियम में अगर बात करें तो ऐसा ही ऑसिलेशन होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सारे ऑसिलेशन ऐसे ही होते हैं, क्योंकि फ्री ऑसिलेशन तो एक आइडियल केस हो गया, ऐसा कोई ऑसिलेशन पॉसिबल है नहीं जिसका एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ऐसे होता रहे। ठीक है ना, वो एक आइडियल केस हो गया, प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होता है। अब देखिए अगर हमसे ये पूछा जाए कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो इसमें एक चीज आप याद रखें कि एक डैम्पिंग फोर्स होता है, इसमें एक डैम्पिंग फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड लगातार घट रहा है, और डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल की वेलोसिटी के, और पार्टिकल की वेलोसिटी को हम लिखेंगे dx/dt, है ना। और ये एक कांस्टेंट है, ये एक b जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू -b dx/dt। बाकी आपको पता है कि ऑसिलेशन हो रहा है तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग रीस्टोरिंग फोर्स F = -kx के अकॉर्डिंग फोर्स लग रहा होगा। तो टोटल फोर्स की अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग तो टोटल फोर्स F = कितना हो जाएगा, -kx, और ये डैम्पिंग फोर्स यानी ये हुक्स लॉ वाला फोर्स और ये डैम्पिंग फोर्स -b dx/dt। अब आप F की जगह पर वही रख दीजिए, m × d2x/dt स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -kx और -b dx/dt। अब इसको आप इधर ट्रांसपोज करिएगा, तो ट्रांसपोज करने के बाद आपको मिलेगा m × d2x/dt स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा b और dx/dt, और प्लस में आ जाएगा kx इज इक्वल टू 0। m से पूरे पार्ट को डिवाइड कर दीजिए तो यहां से m हट जाएगा, और जैसे आप यहां से m को हटाएंगे तो इसके अपान में m आ जाएगा और इसके अपान में m आ जाएगा। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, और अब आप इसको लिखिए d2x/dt स्क्वायर प्लस ये ऊपर वाला 2 और उसके बाद b/2m और dx/dt, और प्लस यहां पर आ जाएगा ये जो k/m है इसको हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो इसकी है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी x इज इक्वल टू 0 की। और ये जो b/2m है इसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके का सिंबल देते हैं, तो मैं इसको बीटा मान के चल रहा हूं, यानी b/2m को हम क्या मान लेते हैं, बीटा।
b/2m को हम मान ले रहे हैं बीटा, तो हम हमारा ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन को हम यहां पर अब लिख सकते हैं। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया डैम्प्ड ऑसिलेशन का कितना, कि d2x/dt² प्लस 2 बीटा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्या, डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमारा ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की बजाय फ्री ऑसिलेशन होता या मुक्त दोलन होता, ये तो अवमंदित दोलन है, अगर ये मुक्त दोलन होता जिसका आयाम लगातार मेंटेन रहता है और हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है, लगातार इसका आयाम जो है ऐसे मेंटेन है, इसको हम मुक्त दोलन या फ्री ऑसिलेशन बोलते हैं। तो उसके केस में ये वाला टर्म नहीं आता है ना, सॉरी एक चीज छूट गया ना, इसके साथ में ये dx/dt भी है, यहाँ पर dx/dt भी है। तो आप पहले तो इसको नोट कर लीजिए, इसको मुझे मिटाना ही पड़ेगा, यहाँ पर फिर से लिख देते dx/dt और प्लस में ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया, उसका ग्राफ हो गया और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करने का तरीका। अब इसमें हम बहुत सारी और चीजें बात करने वाले हैं कि ये जो कांस्टेंट आपको मिला है, ये जो टर्म मिला है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डैम्पिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, डैम्पिंग कोफिशिएंट। चलिए नोट कर लीजिए, इसमें बहुत सारी और पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, आपके जीआईसी में और यूपी पीजीटी में पूछे गए हैं, तो वो सारे सवाल यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे अगर हम इस डैम्प्ड ऑसिलेशन को अच्छे से कवर कर ले तो ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने ये जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप याद रखिए, और साथ में यहाँ पर जो कांस्टेंट आपने लिखा हुआ है b/2m, उस b/2m में जो b/m है उसको हम 1/τ के इक्वल लिखते हैं, और जहां टाउ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। थोड़ी देर में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम b/m को 1/τ से रिप्रेजेंट करें तो आप कह सकते हैं बीटा को हम क्या बोल सकते हैं, बीटा को हम बोल सकते हैं 1/2 के। ठीक है ना, तो ये भी एक रिलेशन है जिसको आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपका सवाल कैसे पूछा जाएगा ये तो एग्जामिनर ही जाने, है ना, एग्जाम जो पेपर सेट करते हैं वही लोग जाने, और तो कोई नहीं बता सकता है। तो आपको हर एक रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसे ये रिलेट होते हैं इसको आपको याद रखना है, पहली बात। दूसरी बात, डैम्प्ड ऑसिलेशन में किसी भी टी टाइम के बाद आप देख रहे हैं लगातार एम्पलीट्यूड घट रहा है, तो टी टाइम के बाद इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, जिसके ऊपर ये सवाल आपका बेस्ड है। तो ये सवाल को सॉल्व करने के लिए आप एक फार्मूला याद रखें कि टी टाइम के बाद जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, टी टाइम के बाद ये जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा। इसके लिए फार्मूला है a = a0 e पावर माइनस t/2 टाउ बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं a0 e पावर माइनस t। और आप देखिए 1/2 टाउ को हम डैम्पिंग कोफिशिएंट बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो -t × बीटा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया किसी टी टाइम के बाद इसके एम्पलीट्यूड का, पहली बात। दूसरी बात, जब इसका एम्पलीट्यूड घट रहा है इसका मतलब लगातार इसकी एनर्जी घट रही है, इसीलिए इसका एम्पलीट्यूड भी घट रहा है ना, एनर्जी ज्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा, तो इसकी एनर्जी घट रही है इसलिए इसका एम्पलीट्यूड घट रहा है। और टी टाइम के बाद इसकी एनर्जी का फार्मूला है E = E0 e पावर माइनस t/टाउ। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला है, आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। अब यहां पर एक चीज आप देखिए, अगर आप इस फार्मूले में रखते हैं t = 2 टाउ, अगर आप इस फार्मूले में रखते हैं t = 2 टाउ, t = 2 टाउ रखेंगे तो ये दोनों कैंसिल होके 1 आएगा, e पावर -1 का मतलब 1/e आएगा। दैट मीन्स कुल मिला के आपको मिलेगा a = a0/e, और a = a0/e का मतलब क्या, a = a0/e का मतलब ये कि t = 2 टाउ टाइम के बाद, यानी इतने टाइम के बाद जिसका एम्पलीट्यूड शुरुआत में a0 था, जिसका एम्पलीट्यूड शुरुआत में a0 था, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इस a0 का 1/e गुना हो जाएगा, यानी यहां पर जो एम्पलीट्यूड है ये हो जाएगा e0 का 1/e गुना। और जितने टाइम में ये चीज घटना होती है उस पूरे टाइम को हम बोलते हैं मीन लाइफ टाइम। इस टाइम को क्या बोलेंगे, जिस टाइम में ये घटना हो रही है इसको बोलेंगे मीन लाइफ टाइम, मीन लाइफ टाइम। और सेम तरीके से आप इसमें देखिए, अगर हम इसमें रख दें t = टाउ, अगर इन दोनों को आपस में इक्वल कर दें तो ये कैंसिल होके होगा -1 और ये 1/e बनेगा, तो कुल मिला के आपको मिलेगा E = कितना, E0 में E यानी E0 × 1/e।
यानी जितने टाइम में जो एनर्जी होती है ऑसिलेटिंग पार्टिकल की, वो इनिशियल एनर्जी का 1/e गुना हो जाता है, उसी टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जो कि हम थोड़ी देर पहले हमने इसका नाम लिया था, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम है जिसमें पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा का 1/e गुना हो जाता है। और मीन लाइफ टाइम क्या है, या औसत समय क्या है? तो मीन लाइफ टाइम का मतलब जितने टाइम में उसका एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/e गुना हो जाता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले और ये डिफिनीशन आपको रिलैक्सेशन टाइम का, मीन लाइफ टाइम का, और ये दोनों इक्वेशन आपको याद करना है, ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये भी चीज आप नोट करिए। और एक चीज और यहां पर बचता है, एक चीज यहां पर और बचता है, हम इसको मिटा करके यहां लिख देते हैं, और वो ये कि यहां पर हम क्वालिटी फैक्टर और पावर को भी डिफाइन करते हैं। तो अगर हम पावर की बात करें कि पावर और एनर्जी के बीच में और टाउ के बीच में क्या रिलेशन, तो एक फार्मूला होता है P इज इक्वल टू E अपान में टाउ। ठीक है ना, किसी टाइम पर एनर्जी, रिलैक्सेशन टाइम और पावर का ये फार्मूला होता है डैम्प्ड या अवमंदित दोलन के लिए, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। और एक टर्म यहां पर होता है जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, और क्वालिटी फैक्टर का मतलब यहां पर यह है कि क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है 2 इंटू एनर्जी स्टोर्ड अपान एनर्जी लॉस अपान एनर्जी लॉस इन टाइम टी। मतलब एक आवर्तकाल में, एक पूरे ऑसिलेशन में या एक पूरे आवर्तकाल में, एक पूरे आवर्तकाल में जितनी एनर्जी लॉस होगी उसको यहां लिखेंगे, जितनी एनर्जी स्टोर थी उसके पास उसको यहां लिखेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? क्वालिटी फैक्टर क्यू निकल के आएगा। और आप देखिए, अब इसको हम हटा रहे हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये रिजल्ट क्या निकल के आएगा? इसको अगर हम सॉल्व करें क्वालिटी फैक्टर वाले फार्मूले को, तो आ जाएगा Q इज इक्वल टू 2 इंटू एनर्जी स्टोर्ड को हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अपान में देखिए एनर्जी लॉस इन टी टाइम। तो एनर्जी लॉस एक आवर्तकाल में कितना होगा, अगर हमें ये पता करना है तो हम ये पता कर सकते हैं कि सेकंड में, एक सेकंड में कितना एनर्जी लॉस हुआ। अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो आप टी टाइम में भी एनर्जी लॉस को निकाल सकते हैं। और एक सेकंड में जो एनर्जी लॉस होता है उसी को हम पावर बोलते हैं, P इक्वल टू W/T के अकॉर्डिंग आपको पता होगा, है ना, P इक्वल टू W/T। एक सेकंड में जितनी एनर्जी खर्च होती है उसी को हम पावर बोलते हैं। तो एक सेकंड का एनर्जी आप खर्च निकाल के टी से मल्टीप्लाई करिए तो टी टाइम में एनर्जी लॉस आपको मिल जाएगा। यानी आपको एक्चुअल में यहां पर इस वाली जगह पर लिखना होगा पावर इंटू में टी, यहां पर हम लिखेंगे P और इंटू में कैपिटल। ठीक है, और आपको पता है P के फार्मूले, ये P इक्वल टू E अपान टाउ होता है, तो आप P की जगह पर लिखिएगा तो Q इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू E, और P की जगह पर लिखेंगे E अपान में टाउ, और इंटू में ये क्या है आपका कैपिटल T। E से E कैंसिल और ये टाउ ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू टाउ ऊपर चला गया, और यहाँ पर बचा 2 और ये अपान में T और ये इंटू में टाउ, और 2 T को हम बोलते हैं ओमेगा, तो Q इक्वल टू हो गया ओमेगा इंटू में टाउ, जो कि एक सवाल पूछा गया था कि क्वालिटी फैक्टर और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो यही रिलेशन होता है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा ये कि थोड़ी देर पहले आपने ये देखा कि टाउ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जो हमें B अपान एम वाला कॉन्सेप्ट कांस्टेंट मिला था, B अपान एम, उसकी जगह पर हम 1 अपान टाउ लिखते थे। तो अगर हम इस टाउ की जगह पर यहां से देखें तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा M अपान में B। तो हमें ये फार्मूला ऐसे भी लिखने को मिल सकता है कि ओमेगा इंटू एम और अपान में क्या। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आप यहां से बना सकते हैं। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, पहली बात। और एक चीज यहां पर ये है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। एक चीज यहां पर यह है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम 3 स्पेशल केसेस की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेड बीट कंडीशन या ओवर डैम्प्ड, दूसरा होता है क्रिटिकली डैम्प्ड, और तीसरा होता है ऑसिलेटरी मोशन, या उसको हम लाइटली डैम्प्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम उन्हीं तीनों कंडीशन को डिस्कस करके इस सवाल के ऊपर आ जाएंगे। एक्चुअल में सप्लीमेंट्री लेक्चर में ये सारे पोर्शन रह गए थे और वहां पर वो मिस हो गया है, तो हम यहां पर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप इसको नोट्स में लिख लेंगे तो ये पोर्शन आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका ये जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, d2x अपान dt स्क्वायर प्लस 2 बीटा dx बाई dt प्लस
ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी 0। ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम 3 कंडीशन बना सकते हैं। पहली कंडीशन क्या, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन आता है उसके अकॉर्डिंग पहली कंडीशन इसमें यह है कि अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, या आप ये कह लीजिए कि अगर बीटा स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर है, इसके सॉल्यूशन में रखने पर ये वैल्यू निकल के आती है। तो अगर हम ऐसा रखते हैं तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर डैम्प्ड, ठीक है ना। ओवर डैम्प्ड का मतलब कि नो एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, ओवर डैम्पिंग होगा, मतलब जल्दी से उसका एम्पलीट्यूड घट जाएगा और डैम्पिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा है आपका b इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, या आप ये भी बोल सकते हैं कि सॉरी बीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट या बीटा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है। और इसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है, और एक्चुअल में क्रिटिकली जो डैम्प्ड कंडीशन है वो एक ऐसी कंडीशन है जो कि ओवर डैम्प्ड और ऑसिलेटरी मोशन दोनों के बीच की एक बाउंड्री लाइन है। मतलब ये वो कंडीशन है जिसमें पार्टिकल बहुत कम टाइम में रेस्ट में आ जाता है, या कह सकते हैं मीन पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है ना। इसमें भी आता है, इसमें भी एसएचएम नहीं होता है, लगभग दोनों एक ही जैसे हैं, बस इसमें क्या है कि टाइम बहुत कम लगता है। अभी ग्राफ से इसको समझेंगे। और तीसरा आपका है, तीसरा है कि बीटा इज लेस देन ओमेगा नॉट, या आप ये कह सकते हैं बीटा स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। आप बीटा को टाउ के फॉर्म में भी चाहे तो यहां लिख सकते थे, और इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना। ऑसिलेटरी मोशन यहां पर होगा, यानी यहां पर एसएचएम होगा, और इसी को हम कई जगहों पर लाइटली डैम्प्ड भी बोलते हैं। और अगर हम इन तीनों का ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि अगर हम ये कंडीशन ले लें और ये कंडीशन ले लें, यहाँ पर ये टाइम है और यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहे हैं, तो जो आपका ये पहला कंडीशन है ओवर डैम्प्ड वाला, उसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है इस तरह से, मतलब धीरे धीरे डैम्पिंग हो रही है और ये एम्पलीट्यूड घट रहा है। और उसके बाद ये जो क्रिटिकली डैम्प्ड है वो इससे भी पहले जल्दी से, मतलब ऐसा होता है कंडीशन। और जो लास्ट वाला आपका है ऑसिलेटरी मोशन वाला, इसमें आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हम तीनों का नाम यहां लिख दें। ये जो ग्राफ है वो आपका है ओवर डैम्प्ड का, ओवर डैम्पिंग का, डेड बीट भी इसी को बोलते हैं, ओवर डैम्पिंग। और ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है ये है आपका क्रिटिकल डैम्पिंग, जिसमें और कम टाइम लगता है, क्रिटिकल डैम्पिंग रेस्ट में आने में और कम टाइम लगता है, शॉर्टेस्ट टाइम लगता है। और ये जो है आपका, ये है आपका ऑसिलेटरी मोशन, है ना। ऑसिलेशन भी हो रहा है लेकिन डैम्पिंग हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऑसिलेटरी डैम्पिंग या मोशन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, डैम्पिंग का पूरा हमने डिटेल आपको बता दिया। ये तीनों कंडीशन आप याद रखें, क्योंकि ये वाला कंडीशन पूछा जा चुका है, किस कंडीशन में ये होता है और किस कंडीशन में ये होता है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखने हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखने हैं, और इसमें जो बीटा का रोल है, बीटा किसकी जगह पर आपने लिखा है, b/2m की जगह पर लिखा है, b/m को 1/टाउ बोलते हैं, तो बीटा इक्वल टू 1/2 टाउ भी होगा। और एम्पलीट्यूड टाउ के रिस्पेक्ट में, एनर्जी टाउ के रिस्पेक्ट में, क्वालिटी फैक्टर टाउ के रिस्पेक्ट में, पावर टाउ के रिस्पेक्ट में, सारे इक्वेशन आपको यहां पर याद करने होंगे, ठीक है। चलिए, तो आपने ये सारा कुछ नोट कर लिया होगा, तो आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब एक अवमंदित दोलक 100 दोलन पूरा करता है तो इसका आयाम यानी एम्पलीट्यूड प्रारंभिक आयाम का 1/3 रह जाता है, तो 200 दोलन पूरा कर लेने के बाद कितना आयाम होगा, ठीक है ना। यानी कि कोई इस तरह का यहां पर डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है, इस तरह का मोशन हो रहा है, इस तरह का उसका ग्राफ है, लगातार उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू घट रही है ना। तो कह रहे हैं कि जब ऐसे ऐसे करके 100 ऑसिलेशन पूरा होता है तो जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/3 हो गया, तो 200 एम्पलीट्यूड के बाद जो 200 ऑसिलेशन के बाद जो एम्पलीट्यूड होगा वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का कितना होगा, ठीक है। आपको पता है डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में टी टाइम के बाद एम्पलीट्यूड का या आयाम का फार्मूला होता है a = a0 e⁻t/2 टाउ, और 1/2 टाउ ही बीटा के बराबर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a0 और e⁻t और इनटू में क्या बीटा, जहां t मतलब है टाइम, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये कह रहे हैं कि 100 ऑसिलेशन में तो 100 ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं।
तो 100 ऑसिलेशन पूरा करने में, 100 दोलन पूरा करने में जो टाइम लगेगा उसको 100 टी बोलेंगे, यही तो बोलेंगे। एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड, आवर्तकाल बोलते हैं। तो 100 ऑसिलेशन पूरा करने में आवर्तकाल का 100 गुना टाइम लगेगा। यानी आप कह सकते हैं केस नंबर 1 के लिए ये टाइम की वैल्यू है। और इसमें कह रहे हैं कि इतने टाइम के बाद जो एम्पलीट्यूड बचा, ये जो एम्पलीट्यूड बचा वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/3 है, यानी कुछ ऐसा है। तो अगर हम इस वाली कंडीशन को इस इक्वेशन में रखें तो हमें सबसे पहला इक्वेशन यहां पर आप देख लीजिए, चाहे आप यहां से रख लीजिए, क्योंकि 1/2 टाउ को बीटा बोलेंगे जो कि एक कांस्टेंट है यहां पर। तो आपको ए की जगह पर रखना होगा A0/3 इज इक्वल टू A0 ऑलरेडी है यहां पर, A0 है, और e पावर माइनस टी की जगह पर लिखेंगे 100t और इंटू में बीटा, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर। और सिमिलरली केस नंबर दूसरा जो है उसमें कितना ऑसिलेशन पूरा करना है, 200 ऑसिलेशन। और 200 ऑसिलेशन पूरा करने का मतलब कि उसमें जो टाइम लगेगा वो 200 इंटू टी के बराबर टाइम लगेगा, है ना। यानी अगर हम इस टी की जगह पर 200t रखें तो नया एम्पलीट्यूड ए कितना होगा। तो फिर से हम यही वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे ए इक्वल टू जो बचा हुआ एम्पलीट्यूड है वो इज इक्वल टू इनिशियल एम्पलीट्यूड A0 और ई पावर कितना, ई पावर माइनस 200t और इंटू में बीटा, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो आपको यही पता करना है कि टी टाइम के बाद कितना एम्पलीट्यूड बचेगा। अब देखिए ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो A0 ई पावर माइनस 200t बीटा, A0 ई पावर माइनस 100t बीटा, यानी ये वाली जो पूरी वैल्यू दिख रही है वो इस वाली वैल्यू के स्क्वायर के बराबर है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को ही आगे सॉल्व करेंगे कि एम्पलीट्यूड आफ्टर टाइम t इक्वल टू A0 इनिशियल एम्पलीट्यूड ई पावर माइनस 100t बीटा, और इसका करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर, ये वाला पावर मल्टीप्लाई होकर कि ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। और इक्वेशन नंबर 1 से आप देखें तो यही वाली वैल्यू आपको गिवन है ना, A0 ई पावर माइनस 100t बीटा, ये पूरी वैल्यू आपको, इसकी पूरी वैल्यू कितनी गिवन है, A0/3। तो आप इसकी जगह पर रख सकते हैं A0/3, तो आपको मिलेगा कुल मिला के A इक्वल टू A0/3। आपने इस पूरे पार्ट की वैल्यू रखी है ना, A0 में एक सेकेंड यहां पर, अच्छा ठीक है, इससे ये कैंसिल कर लीजिए। इस पूरे पार्ट की वैल्यू हमें रखनी होगी क्योंकि A0 बाहर है ब्रैकेट के। तो E0 100t और बीटा की वैल्यू 1/3 रखेंगे, तो A इक्वल टू हो जाएगा, A0 की जगह पर आपको A0 रखना होगा पहले, यहाँ पर आप A0 रख लीजिए, और ब्रैकेट में इसकी जगह पर आप रखेंगे कितना 1/3, और उसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना आ गया A इक्वल टू A0/9, यानी कि 200 ऑसिलेशन के बाद जो एम्पलीट्यूड बचेगा वो इनिशियल एम्पलीट्यूड या प्रारंभिक आयाम का 1/9 गुना रह जाएगा, यानी 1/9 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ये फार्मूला याद रखना होगा डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, एम्पलीट्यूड का रिलेशन और इसी तरह का आपका एनर्जी का भी रिलेशन है, E इक्वल टू E0। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर T/टाउ है और यहाँ पर T/2 टाउ है ना, और 1/2 टाउ को ही बीटा बोलते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अभी 2 हमारा छूटा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब अंत बिंदु, या कह लीजिए आप एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो जब कोई एक सरल आवर्त दोलक अपने अंत बिंदु के आधे पर हो, अंत बिंदु मतलब आप कह सकते हैं यहां पर एंड पॉइंट है, उसके आधे पर हो, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, यानी अगर हम इस पेंडुलम की बात कर लें और ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है, ये पूरा इसका एंड पॉइंट है, तो बिल्कुल बीच में अगर पार्टिकल है तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी होगी। तो बिल्कुल बीच में होने का मतलब क्या, बिल्कुल बीच में होने का मतलब जितना भी इसका आयाम है उसके आधे के बराबर विस्थापन हो गया, यानी y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू A/2 के। विस्थापन किसके बराबर हो गया, आयाम के आधे के बराबर, क्योंकि जितना मैक्सिमम जा सकता है उसी को तो आयाम बोलते हैं, इधर और इधर, इसी को तो आयाम बोलते हैं, और ये बिल्कुल बीच में है, मतलब आयाम के आधे के बराबर विस्थापन है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 1/2 m⍵² y², ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अब यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग y की जगह पर आप A/2 रखेंगे, ठीक है ना, तो y की जगह पर A/2 रखेंगे तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 1/2 m⍵²
और यहाँ पर हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से आएगा a²/4। और आप ध्यान से अगर देखें तो ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर वाला जो पोर्शन है ये पूरा, और अपान में आप इसको 4 बोल सकते हैं। और ये ऊपर वाला जो पूरा टर्म है ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल की टोटल एनर्जी, जिसको हमने शुरुआत के क्वेश्चन में डिस्कस किया, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। ये टोटल एनर्जी का फार्मूला है। और यहां पर दिया हुआ है टोटल एनर्जी को ई से अगर रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू ई से रिप्रेजेंट की जा सकती है, तो ई अपान में क्या आ जाएगा 4, ई अपान में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जब पार्टिकल आपका इस एक्सट्रीम पॉइंट के बिल्कुल आधे पर होगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी के 1/4 के बराबर होगी। और वही पार्टिकल जब यहां चला जाएगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी के बराबर होगी। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, यहां u जो है वो E/4 के बराबर है यहां बीच में, लेकिन इतना और आगे जाने पर u इक्वल टू क्या हो जाएगा E के। यहां पर पार्टिकल की पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा करेक्ट, E/4। चलिए नोट कर लीजिए, यानी आपको सिर्फ ये फार्मूला पता है तो इसमें कुछ और है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अब आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM along y axis has its motion described by the equation y equal to a sin omega t plus b। मतलब एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए कण का आपको समीकरण दिया हुआ, विस्थापन का समीकरण, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इस इक्वेशन से कि ये कितना आयाम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि सरल आवर्त गति जो होता है उसके इक्वेशन किस किस टाइप के होते हैं। जनरली आपने ऐसा वाला पढ़ा होगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और प्लस माइनस कुछ करके यहाँ पर एंगल होता है, ये भी करेक्ट है। इसके अलावा y इक्वल टू ए साइन की जगह पर आप कॉस भी देख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव भी आपको ये भी मिलेगा। इसके अलावा आप अगर देखें तो आप ये भी लिखते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, सबसे ज्यादा आपको ये मिलता है, y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आपको मिलता है। ये प्लस में भी मिल सकता है, माइनस में, ये प्लस में भी, ये माइनस में, ये सब सरल आवर्त गति के इक्वेशन है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सरल आवर्त गति का इक्वेशन सिर्फ ऐसा ही होता है, कैसा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल आपका जो सिंपल पेंडुलम है वो सरल आवर्त गति करते हुए उसने स्टार्ट कहां से किया था। अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो साइन के टाइप का उसका इक्वेशन आता है। अगर वो एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट करता है तो कॉस के जैसा उसका इक्वेशन होता है। अगर वो कहीं और से स्टार्ट करता है तो उसका इक्वेशन इनसे अलग कुछ हो सकता है ना, कैसा भी उसका इक्वेशन हो सकता है। ठीक, तो आप ध्यान रखें कि साइन का इक्वेशन है, कॉस का इक्वेशन है, या साइन और कॉस का लीनियर कॉम्बिनेशन है, जैसे कि सम कांस्टेंट इनटू साई ओमेगा टी प्लस सम कांस्टेंट इनटू कॉस ओमेगा टी। उस इक्वेशन को भी हम इस तरह के इक्वेशन या इस तरह के इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी एक सरल आवर्त गति। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, y इक्वल टू अगर लिखा हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, तो ये भी सरल आवर्त गति का ही एक समीकरण है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रहे कि सरल आवर्त गति का समीकरण इसमें से किसी भी टाइप का हो सकता है, और जनरली हम इस तरह का सरल आवर्त गति समीकरण लिखते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का। लेकिन यहां लिखा है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में b, तो जब हम लिखते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जब हम ये वाला इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो हम यहां से इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और यहां जो वैल्यू होती है वो इसका आयाम होता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको आयाम बोलते हैं, ये इसका आयाम होता है। तो अगर a साइन ओमेगा टी दिया है तब तो आयाम हमें पता है कि यहाँ जो a लिखा है वो आयाम है, लेकिन इसमें दिया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस में b, ऐसे में इसका आयाम क्या होगा, ऐसे में इसका आयाम क्या होगा। ठीक है, देखिए ऐसे सवालों के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये वाला इक्वेशन जब लिखते थे तो हमारा ये मतलब होता था कि ये जो उसका मीन पोजीशन है ये कहां पर है, ये ओरिजिन पर है। ये कहां पर है, ओरिजिन पर या फिर मूल बिंदु पर, जहां से हम डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करते हैं। तो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन ओरिजिन पर या मूल बिंदु पर हो तो उसका इक्वेशन इस टाइप का होगा। अगर उसका मीन पोजीशन ओरिजिन की बजाय किसी दूसरे पॉइंट पर हो, मतलब इस पार्टिकल का मीन पोजीशन ये ओरिजिन नहीं बल्कि इस ओरिजिन के बगल में कोई दूसरा पॉइंट है और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसकी साम्यावस्था है, तो ऐसे कंडीशन में इसका इक्वेशन आपका कुछ इस टाइप का आता है। और देखिए ये इक्वेशन जो बता रहा है वो क्या कह रहा है, अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से सिचुएशन को समझें
तो ये इक्वेशन ये कह रहा है कि अगर आप कहीं पर सपोज दिखा रहे हैं कि ये है ओरिजिन या मीन पोजीशन, तो पार्टिकल जो है उसका जो मीन पोजीशन है, जो जिसने ये एसएचएम किया है, इसका मीन पोजीशन ओरिजिन पर ना होकर के उससे बी डिस्टेंस पर कहीं है। बी मतलब ये डिस्टेंस अगर है तो यहां से ये कहीं पर, ये डिस्टेंस को अगर हम बी नाम दे दें, एक्चुअल में हमारा पार्टिकल का मीन पोजीशन ये है। और हमारा पार्टिकल अब यहां से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर रहा है, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। कितना इधर जाएगा और कितना इधर जाएगा वो आपको इस साइन वाले टर्म से पता चलेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू +1 से -1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। उसी के अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू आप यहां पर देखिए +a से -a के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। यानी आपका पार्टिकल, ये पार्टिकल इस पोजीशन से अब ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। इधर से +a डिस्टेंस आगे जा सकता है, इधर जा सकता है, और इधर से +a डिस्टेंस पीछे भी आ सकता है ना, ये इधर जा सकता है ऐसे करके। तो अब आप देखिए इसका मतलब आपका पार्टिकल जब यहां से यहां गया, अगर हम मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में इस डिस्टेंस को लिखें तो हो जाएगा a प्लस में b, है ना। क्या हो जाएगा a प्लस में, ये हो जाएगा a प्लस में। और जब ये इधर ऑसिलेट करने के बाद इधर आया, यहां पर आया, अब इसको अगर हम इस ओरिजिन के हिसाब से इसकी डिस्टेंस को बताएं तो कितना हो जाएगा, ये पूरा a है, सॉरी ये पूरा b है, इसमें ये इतना a है, तो जो बच गया वो वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा b माइनस a, यानी b प्लस a और b माइनस a ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना। और हमारा पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पर अभी नहीं है, बल्कि ओरिजिन से उसका जो मीन पोजीशन है वो ओरिजिन से b डिस्टेंस पर खिसक चुका है, यानी यहां पर इस पार्टिकल का मीन पोजीशन है। तो इस इक्वेशन का सिर्फ इतना मतलब है कि ये ऐसे पार्टिकल का इक्वेशन है जिसका मीन पोजीशन ओरिजिन पर होने की बजाय b डिस्टेंस पर खिसक गया है, और उससे आयाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयाम तो यही है ना, a डिस्टेंस इधर और a डिस्टेंस इधर, यानी कि ये साइन वाले टर्म से डिसाइड हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई इक्वेशन दे और यहां साइन की बजाय कॉस या कुछ भी ऐसा कर दे, तो आप ध्यान रखें इस टर्म का यही मतलब होता है कि आपके पार्टिकल का जो मीन पोजीशन है वो ओरिजिन पर ना होकर के वो शिफ्ट हो चुका है b डिस्टेंस पर। बाकी आयाम यहां से डिसाइड होगा, इससे डिसाइड नहीं होगा। ये तो मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करा, तो आयाम कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर a जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जहां मूल बिंदु होता था वहीं पर हम उसका माध्य स्थिति भी लेते थे, तो वही उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, वही उसका ओरिजिन हो गया, तो डिस्टेंस वही 0 से मेजर करना स्टार्ट करते थे। लेकिन पता चले आपका मीन पोजीशन पार्टिकल का यहां पर है, ओरिजिन यहां पर है, तो डिस्टेंस तो हम यहां के हिसाब से मेजर करेंगे, और पार्टिकल आपका यहां पर मीन पोजीशन है, इस यहां से ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ऐसे में ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पर यह मीन पोजीशन होता है वो पार्ट आपका इस इक्वेशन में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर आयाम की सरल आवर्त गति करते हुए एक कण की अधिकतम चाल 31.4 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इसके कंपन की आवृत्ति कितनी होगी, टीजीटी 2010। देखिए कितना बढ़िया सवाल है ये, और इसमें एक चीज और आपको क्लियर हो जाएगा कि अधिकतम चाल और अधिकतम त्वरण को हम क्या बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए कण के लिए आपको बहुत सारे फार्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कि आपने पीछे देखा एनर्जी वाले तीनों फार्मूले, मैं फिर से लिख देता हूं। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2m ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर मोशन हो रहा है तो। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2m ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर। टोटल एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर k प्लस यू करने पर आ जाएगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर, ये एनर्जी वाले फार्मूले। ठीक है, बाकी सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की वेलोसिटी का अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो इसकी वेलोसिटी होती है ओमेगा √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अगर हम इसके एक्सीलरेशन की बात करें तो ये होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और आपको पता ही होगा कि सरल आवर्त गति की यही पहचान होती है। कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ये कैसे कंफर्म करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास यही फार्मूला है जिसमें हमें ये पता चलता है कि एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर एक्सीलरेशन या फोर्स, क्योंकि इसमें मास से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स बन जाएगा, अगर एक्सीलरेशन या फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस तरह के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जैसे एक यू नली का अगर हम ट्यूब ले लें और उसके अंदर पानी भर दें और इसको अगर हम इस तरह से प्रेस कर दें तो ये फिर
जो पानी है वो ऐसे ऐसे यहाँ पर ऑसिलेट करने लगता है। ये कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? इसका हम इक्वेशन निकालते हैं और इसके इक्वेशन में हमें मिलता है कि एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इससे ये वेरीफाई होता है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। दूसरा, अगर हम अर्थ के सेंटर से पास होता हुआ एक ऐसा आप कह सकते हैं एक छोटा सा हम होल करता हुआ आर पार एक होल कर दें और इसमें किसी पार्टिकल को डाल दें, तो ये पार्टिकल भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। ये कैसे कंफर्म होता है? इस वाले कंडीशन से। तो इसके लिए जब हम एक्सेलरेशन का फार्मूला या फोर्स का फार्मूला निकालते हैं और वो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। और आपको पता होगा कि इस केस में जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है ये होता है 2 पाई अंडर एल अपान जी की जगह पर एल की जगह पर आर ई, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ रखते हैं और ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आता है 84.6 मिनट, है ना, 84.6 मिनट। यानी अनंत लंबाई का अगर आपका सिंपल पेंडुलम है ना, सिंपल पेंडुलम, ये तो मतलब ये मीन पोजीशन हो गया और पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इनफाइनाइट लेंथ वाले सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इनफाइनाइट नहीं होता, ये ध्यान रखना है। ये होता है 84.6 मिनट, जो जिसका ये एग्जांपल है। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहे थे कि वेलोसिटी की अधिकतम वैल्यू की बात हो रही है। देखिए, वेलोसिटी की चाहे बात करें चाहे एक्सीलरेशन की बात करें, जब हम इसकी वेलोसिटी या एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो इस मैक्सिमम वैल्यू को हम आयाम बोलते हैं। आयाम, जैसे आपने पढ़ा कि पार्टिकल जब एसएचएम करता है, मीन पोजीशन से इधर और उधर जाता है, तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में जब जाता है तो इस वाले विस्थापन को हम आयाम नाम देते हैं, आयाम या एम्पलीट्यूड। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ आयाम बोलते हैं या एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ऐसे ही वेलोसिटी की जब मैक्सिमम वैल्यू आती है तो इसको हम वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वेलोसिटी का आयाम बोलते हैं या वेलोसिटी आयाम बोलते हैं, है ना, वेग आयाम। तो इसको हम वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और जब एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आती है तो इसको हम एक्सीलरेशन का एम्पलीट्यूड या आयाम बोलते हैं। ठीक है ना, तो एक बात ध्यान रखें कि एम्पलीट्यूड जो टर्म है इसका मतलब यही होता है कि अधिकतम वैल्यू। विस्थापन के केस में सिर्फ आयाम बोलते हैं, वेग के केस में वेग आयाम बोलेंगे और त्वरण के केस में त्वरण आयाम बोलेंगे। तो आप यहां से देख सकते हैं वी मैक्सिमम कितना आएगा, यहां से जब ये 0 हो जाएगा तब ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और यहां से निकल के आएगा ए ओमेगा के बराबर। और यहां से इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब वाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वाई की मैक्सिमम वैल्यू ए आयाम के बराबर, तो ए रख देंगे तो माइनस तो बस डायरेक्शन के लिए है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितने? ए ओमेगा। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी एम्पलीट्यूड और एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड के फार्मूले। ठीक है, अब इस सवाल में देखिए क्या कर रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर आयाम है, मतलब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है पेंडुलम का उसमें 5 सेंटीमीटर ए की वैल्यू है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और अधिकतम चाल 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी सीजीएस में, ये भी सीजीएस में, तो कन्वर्ट नहीं करना है, ऐसा ये रहेगा। और ये अधिकतम वेलोसिटी यानी वी मैक्सिमम की वैल्यू है। वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी? 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी पता करने का मतलब कि 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर ये फार्मूला वी मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है, तो वी मैक्सिमम का आप ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू, यानी वेग आयाम या चाल आयाम बराबर ए इंटू ओमेगा के, इसकी वैल्यू हो जाएगी 31.4 और ए की वैल्यू हो गई कितनी? ये हो गई 5, और ओमेगा की अगर बात करें तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी या फिर 2 पाई एन। फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखना है तो 2 पाई एन, और आवर्तकाल या टाइम पीरियड के लिए 2 पाई बाई टी। तो यहां पर आप रखेंगे कितना? 2 पाई एन। बस आप इसमें एक काम करिए, पाई की वैल्यू आपको पता ही है, पाई की वैल्यू कितनी? 3.14। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी? या ऐसे कर लीजिए, देखिए 5 इंटू 2 करेंगे 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू पाई इंटू एन। और पाई की वैल्यू को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31.4। तो ये पूरा 31.4, ये भी है आपका 31.4, दोनों के दोनों कैंसिल, ये पूरा डिवाइड करेगा तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस आपको ये फार्मूले का मतलब अगर पता है तो इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए हर क्वेश्चन में जितनी भी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं उन सबको अगर आप नहीं सीख रहे हैं, उनसे चीजों को लिंक नहीं कर रहे हैं, तो नंबर आप क्वेश्चन आप 1000 कर लीजिए, 1 लाख कर लीजिए, 1 करोड़ कर लीजिए, फिर एग्जाम में जाएंगे, फिर आप फंसेंगे, फिर आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो मैं हमेशा इस बात को प्रायोरिटी देता हूं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपकी थियरी अच्छे से क्लियर हो जाए, जो कि एक नॉर्मल सा आपका 1 घंटे से मैक्सिमम 1 घंटे से 1.5 घंटे का लेक्चर है,
अगर आप उस थियरी को कवर कर लेते हैं तो आप कितने भी, एक आदमी जो 1000 क्वेश्चन कर रहा है और आप सिर्फ वो 1 घंटे का लेक्चर देख रहे हैं, तो आप मान लीजिए उस 1000 में से आपको 950 क्वेश्चन ऑलरेडी आते होंगे, ठीक है ना। तो जो बच गए 40 से 50 तरह के प्रॉब्लम, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें और अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि न्यूमेरिकल नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस तो जरूरी है, स्पीड बढ़ती है और चीजें दिमाग में मतलब सर्कुलेट होती रहती है तो वो अच्छे से याद रहता है, बना रहता है। बट मैं यही बात अभी भी बोलूंगा कि अब देखिए इसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों के विचार अलग हो, बट मेरा तो यही है कि अगर आप फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस प्रिपरेशन में आपको 60% कम से कम 100% में 60% इंपॉर्टेंस देना चाहिए थियरी और कॉन्सेप्ट को। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, आप 40 मैक्सिमम 40% में प्रैक्टिस करेंगे और इससे बहुत सारी चीजें सीखेंगे न्यूमेरिकल से। लेकिन ज्यादा चीजें आप थियरी से, कॉन्सेप्ट से और उसके डेरिवेशन और इन सारी चीजों से आप सीखते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप चाहे मास्टर बेस 2.0 का लेक्चर देखिए या ना देखिए, लेकिन प्रीवियस बैच में हमने जो थियरी पूरा कंप्लीट डिस्कस किया हुआ, जिसको हम सप्लीमेंट्री लेक्चर बोल रहे हैं, वो लेक्चर को आप जरूर देख लीजिए। 7 अलग अलग प्लेलिस्ट है और हर दूसरा प्लेलिस्ट आपका न्यूमेरिकल का है और उसके पहले थियरी है। तो थियरी को आप कवर कर लीजिए, न्यूमेरिकल की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज अकॉर्डिंग टू x इक्वल टू 4 cos pi t प्लस sin pi t, द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज, ठीक है। तो यहां पर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू 4 cos pi t प्लस sin pi t, आप अगर इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 4 cos pi t प्लस 4 sin pi t। ध्यान रखें जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। सपोज अगर हम इसको लिखें इन जनरल x इक्वल टू ए कॉस पाई टी, या इसको ओमेगा टी आप बोल दीजिए, प्लस बी साइन पाई टी या फिर ओमेगा टी कर दीजिए। अगर इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है तो एक्चुअल में ये भी एक सरल आवर्त गति को रिप्रेजेंट करता है, और जिस सरल आवर्त गति को ये रिप्रेजेंट करता है उसका एम्पलीट्यूड अगर हम निकालें, आयाम निकालें, तो इसका एम्पलीट्यूड इक्वल टू होता है अंडरवुड ये a का स्क्वायर और प्लस में ये b का स्क्वायर। ये आप याद रखें, ठीक है। आपको पता है अगर सिर्फ y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी या फिर y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो वही जो कॉस या साइन का कोफिशियंट है वही एम्पलीट्यूड होता है। लेकिन अगर कॉस या साइन का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो ऐसे में एम्पलीट्यूड निकालते हैं अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। और ये कैसे निकल के आया है, इसको हम थोड़ा सा एक छोटा सा डेरिवेशन करके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इस इक्वेशन को एसएचएम का जो नॉर्मल इक्वेशन आप लिखते हैं साइन या कॉस के फॉर्म में, आप उस फॉर्म में इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पर जो ए है आप इसको कुछ मान लीजिए, ए इक्वल टू कुछ साइन, ए इक्वल टू मान लीजिए आप आर साइन थीटा, और आप इस बी को क्या मान लीजिए, बी इक्वल टू मान लीजिए आर कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा x इक्वल टू ए की जगह पर लिखेंगे आर साइन थीटा, उसके बाद है कॉस ओमेगा टी, और प्लस में b की जगह पर लिखेंगे आर कॉस थीटा, उसके बाद लिखेंगे साइन ओमेगा टी। और इसमें से अगर हम r को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में ही हो गया साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस थीटा और साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसको आप ध्यान से देखें कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का ये फार्मूला बन रहा है और बाहर लिखा हुआ है आर, तो आपको मिल गया x इक्वल टू आर, और ब्रैकेट में यहां पर क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी, ए की जगह पर ओमेगा टी और बी की जगह पर क्या, थीटा। और आप देखिए x इक्वल टू ये y या x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में आपको ये इक्वेशन मिल गया, जो कि आपको पता है कि ये एसएचएम का इक्वेशन है। और ये जिस एसएचएम का इक्वेशन है उसका ये आर जो है वो एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो हम एक तो इस तरह के इक्वेशन को अगर हम इसको मॉडिफाई करें तो ये नॉर्मल जो एसएचएम का इक्वेशन लिखते हैं उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से जो एम्पलीट्यूड हमें दिख रहा है आर, वो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम इन दोनों एजम्पशन जिनको हमने यहाँ पर एज्यूम किया था उसको हम यूज कर सकते हैं। तो दोनों का अगर हम स्क्वायर करके सम कर दें तो हमें मिलेगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 1।
और इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ये जो सरल आवर्त गति आई है इसका एम्पलीट्यूड जो आर है उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट कॉस वाले टर्म का कोफिशिएंट और साइन वाले टर्म के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करना होगा। ठीक है, अब तो ये चीज आपको परेशान नहीं करेगी, आप इस चीज को अब याद भी कर सकते हैं कि इस तरह का अगर आपका एसएचएम का इक्वेशन दिया हुआ तो उसका एम्पलीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर हम इसको भी करना चाहें तो इसका भी हम एम्पलीट्यूड या आयाम निकाल सकते हैं। तो इसका आयाम हो जाएगा एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू अंडर रूट कॉस वाले टर्म का ये स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस ये साइन वाले टर्म का ये कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर प्लस कर दीजिए। तो 16 प्लस 16 यानी कि 32 यानी कि 16 गुणे 2 और 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, तो हो गया 4 और रूट में 2। ठीक है ना, तो ये हो गया दिए गए सरल आवर्त गति का आयाम 4 अंडर रूट 2 करेक्ट हो जाएगा। और इस चीज को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए, बाकी आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते थे तो यहां से आपको पता है साइन वाला टर्म है या कॉस वाला टर्म है उसमें टी का जो कोफिशिएंट है आप वहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे ओमेगा कंपेयर करके। तो ओमेगा की वैल्यू अगर मिल गई तो ओमेगा इक्वल टू 2πn या 2π/t से आप फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। जैसे इस सवाल में अगर बात करें तो ओमेगा की जगह पर पाई दिया हुआ, तो इसका मतलब आप लिखेंगे पाई इक्वल टू 2πn और पाई से पाई कैंसिल होगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और n की वैल्यू 1/2 मतलब t की वैल्यू कितनी 2। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि एक सरल लोलक के आवर्तकाल के वर्ग और लंबाई के बीच का ग्राफ कैसा होगा। आवर्तकाल का जो वर्ग है टाइम पीरियड का स्क्वायर और लंबाई के बीच का ग्राफ। तो आपको पता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ये लंबाई l/g, और अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो आपको मिलेगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर और l अपान में क्या g। और इस क्वेश्चन में करें टी स्क्वायर आवर्तकाल के वर्ग और लंबाई के बीच का ग्राफ, यानी अगर हम इसको पूरे को एक वेरिएबल माने और इसको एक वेरिएबल माने तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है एल के, तो इसका मतलब इस वेरिएबल और इस वेरिएबल के बीच का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है ना, जब दो वेरिएबल एक दूसरे के समानुपाती होते हैं तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यानी यहां पर हो जाएगा आंसर क्या, स्ट्रेट लाइन। अब इसी सवाल में अगर आपसे ये कहते हैं कि नहीं टी स्क्वायर वर्सेस एल नहीं बल्कि आप टी वर्सेस एल के बीच का ग्राफ बताइए, ये ग्राफ कैसा होगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो टी स्क्वायर और एल के बीच में अगर ग्राफ देखें तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो इसके बीच इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर आप एक सरल रेखा होगा, अगर आप एक वेरिएबल टी को लेते हैं और दूसरा वेरिएबल एल को लेते हैं तो आप देखिए ये जो यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है ये किस टाइप का इक्वेशन है, ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का, जिसमें एक वेरिएबल का पावर 2 है और दूसरे वेरिएबल का पावर 1 है। एक वेरिएबल का पावर 2 है, दूसरे वेरिएबल का पावर 1 है, और ये इक्वेशन होता है किसका, पैराबोला का। ये इक्वेशन होता है पैराबोला का यानी कि परवलय का। तो इसका मतलब यहां से आप देखें वाई स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल, तो ये परवलय के जैसा अगर हम टी और एल की बात करें तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, पैरा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि किसके किसके बीच की बात हो रही है। अगर टी स्क्वायर को एज अ कंप्लीट वेरिएबल ले रहे हैं, इस पूरे को एक पार्ट मान रहे हैं, तो ये जो पूरा वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए तो स्ट्रेट लाइन। और अगर हम सिर्फ टी को वेरिएबल ले रहे हैं और एल को, तो यहाँ पर टी स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट और एल, यानी कि आपको ये पैराबोला के इक्वेशन से मैच करता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ पर ये बात न लिखी होती तो इसका आंसर हो जाता क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा एक और सवाल आता है, वो सवाल आई थिंक आगे होगा या नहीं होगा, मैं अभी यहीं पर डिस्कस कर देता हूं कि आपसे पूछता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो इसके लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं कि आपको पता है कि v इज इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन में v और y के बीच में जो रिलेशन होता है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
और आप देखिए किसी भी के भी बीच का ग्राफ आपसे पूछे, आप हमेशा उनके बीच का रिलेशन निकालिए और वो रिलेशन निकालने के बाद आप कंपेयर कर दीजिए। अगर वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी टाइप का है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अगर वो आपका कुछ इस टाइप का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर तो सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। अगर वो आपका एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 या सम कांस्टेंट टाइप का है, इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा। अगर ये आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप का है तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाएगा, अति परवलय का। और अगर आपका इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का है तो वो पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा। तो ये सारे जनरल इक्वेशन अगर आपको पता है तो जो भी आपको प्रॉब्लम दिया है पहले तो आप उस प्रॉब्लम को, उन दोनों वेरिएबल को आपस में रिलेट करने वाला कोई इक्वेशन बनाइए और देखिए कि वो इक्वेशन किससे मैच कर रहा है। इसमें से जिससे भी वो मैच करता हुआ इक्वेशन दिखेगा उसी नेचर का उसका ग्राफ मिल जाएगा। तो यहां पर अगर हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ पूछें कैसा होगा, तो हमें एक फार्मूला पता है v और y के बीच में। आप इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यहां पर आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको आप इधर ले आइए तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, दोनों वेरिएबल एक साथ आ गए, इक्वल टू सम कांस्टेंट ए स्क्वायर। अब इस कांस्टेंट से दोनों पार्ट को डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा वी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ मिलेगा वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। और ये इक्वेशन को आप ध्यान से देखें और इसमें अगर हम v और y को एज अ वेरिएबल ट्रीट करें, v और y को एज अ वेरिएबल ट्रीट करें तो ये इक्वेशन मैच कर रहा है एक पैराबोला का इक्वेशन जो होता है, सॉरी ये जो आपका इलिप्स का इक्वेशन होता है, इलिप्स दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है ये उससे मैच कर रहा है। इसका मतलब v और y के बीच का जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा या दीर्घवृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इन बातों को ध्यान रखें कि किसी भी चीज का ग्राफ का नेचर पूछता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो ये हमारे पास कुछ तरीके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये क्या है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, ये तो पता ही होगा सबको इक्वेशन। और ये आपका सर्किल है, वृत्त का है, और ये आपका हो गया इलिप्स का यानी दीर्घवृत्त, और ये हो गया आपका हाइपरबोला यानी कि अति परवलय, और ये हो गया आपका पैराबोला यानी कि परवलय, पैरा। ठीक है, ये सारे इक्वेशन आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक मिनट, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की इस क्लास में टोटल हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के 3 से 4 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क। और पिछले काफी दिनों से आप लोग किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके उसका आंसर नहीं बता रहे थे तो मैं आपको होमवर्क भी नहीं दे रहा था, बट अभी आप लोग चूंकि एक्टिव हो चुके हैं तो मुझे लग रहा है कि अब होमवर्क देना चाहिए। तो आज की इस क्लास में टोटल 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। चलिए इसमें करें कि द कर्व फॉर अ सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम इन वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। देखिए पीछे जो हमने डिस्कस किया अभी तक वही क्वेश्चन का आंसर है। क्या आ गया था इसमें, आपका इलिप्स आ गया था। जो इक्वेशन अभी हमने निकाला था क्या आया था, वी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स का इक्वेशन होता है। तो यानी ये ग्राफ जो है वी और वाई के बीच का जो ग्राफ है वो इलिप्स मिल जाएगा। ठीक है, यही सवाल था पीछे। अगला देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन हैज अ टाइम पीरियड टी व्हेन द ट्रेन इज एट रेस्ट। व्हेन द ट्रेन मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल। यानी एक सिंपल पेंडुलम है और वो ट्रेन की छत से लटका हुआ है, और जब वो ट्रेन रुका हुआ है उस टाइम उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है टी, और जिसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, क्योंकि अभी ये ट्रेन जो है वो रुकी हुई है और इसके छत से लटका हुआ ये जो पेंडुलम है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीलरेशन जी काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये रेस्ट में है। इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सीलरेशन सब क्या है, 0। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको पता है रेस्ट में। लेकिन अगर यही ट्रेन आपका ए एक्सीलरेशन से आगे बढ़ने लगी तो इसकी छत से लटका हुआ ये जो पेंडुलम है, अब इसका जो नया टाइम पीरियड आएगा वो नया टाइम पीरियड इस पहले वाले टाइम पीरियड से कम होगा कि ज्यादा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आपका ये ट्रेन चलने लगेगा तो इस टाइम इसकी छत से लटके हुए पेंडुलम के ऊपर दो एक्सीलरेशन काम कर रहा है। एक तो जी की वैल्यू तो एज इट इज जो पहले था वो तो कर ही रहा है, साथ ही इस ट्रेन से जुड़ी हुई हर एक चीज, इसके अंदर जितने भी पार्ट मौजूद हैं वो सब के सब इस टाइम ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है। अगर आपका पूरा ट्रेन ए एक्सीलरेशन से जा रहा है तो इसके अंदर की हर एक बॉडी ए एक्सीलरेशन से आगे जा रही है, तो इसका मतलब पेंडुलम के ऊपर भी एक ए एक्सीलरेशन इधर की तरफ काम कर रहा है।
और ऐसे केस में अब टाइम पीरियड का फार्मूला जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई और अंडर रूट के अंदर L अपान जी का मतलब यहाँ एक्सिलरेशन था और यहाँ अब इन दोनों एक्सिलरेशन का आपको रिजल्टेंट एक्सिलरेशन लिखना होगा और ये एक्सिलरेशन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ये रिजल्टेंट एक्सिलरेशन हो जाएगा अंडर रूट, आप वेक्टर का रूल अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 90 रखेंगे, थर्ड टर्म 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और ये वाली वैल्यू को अब यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जहां जी था उसकी जगह पर रखेंगे स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या था, यहां पर था g और यहां पर है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, जो कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पूरी वैल्यू यहां से अब निकलेगी ये पूरी वैल्यू इस g वाली वैल्यू से ज्यादा है, क्योंकि अगर सिर्फ जी स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट लेने पर जी आ जाता और ये जी स्क्वायर में कुछ प्लस हो रहा है तो कुछ प्लस करके अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है जी से ज्यादा आएगा और अगर ये अपान वाली वैल्यू जी से ज्यादा हो गई तो ये टी डैश वाली वैल्यू टी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अपान में जितना ज्यादा होगा डिवाइड करने पर रिजल्ट उतना कम आएगा। तो इस दोनों इक्वेशन से अब हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि टी डैश इज लेस देन टी, यानी कि जब ट्रेन चलने लगेगा तो सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन होगा, टाइम पीरियड का ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। और कम हो जाने का मतलब ये है, ऑसिलेशन का टाइम कम होने का मतलब ये है कि एक ऑसिलेशन को पूरा करने में अब कम टाइम लगेगा, यानी तेजी से ऑसिलेट होगा एक तरह से आपका। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के सवाल आते हैं और कई बार तो वो लिफ्ट वाली प्रॉब्लम आती है, आपने पढ़ा होगा कि लिफ्ट में अगर पेंडुलम है और वो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो अगर एक रेस्ट वाला लिफ्ट है तो इसका टाइम पीरियड ये हो गया। अगर ये लिफ्ट आपका ए एक्सिलरेशन से नीचे जाने लगे, तो अगर आपका लिफ्ट ए एक्सिलरेशन से नीचे जाने लगे तो इस पेंडुलम के ऊपर काम करने वाला रिजल्टेंट एक्सिलरेशन कितना होता है। लिफ्ट वाला केस आपने पढ़ा, नीचे जाते हुए क्या होता है, ऊपर जाते हुए क्या होता है, तो नीचे जाते हुए ये रिजल्ट हो जाता है आपका क्या, जी माइनस में ए, ये रिजल्टेंट एक्सिलरेशन हो जाता है नीचे जाते टाइम। तो अगर आपका लिफ्ट नीचे जा रहा है तो नया एक्सिलरेशन जो होगा वो यहाँ पर इस g की जगह पर लिखेंगे g माइनस ए, और g माइनस ए का मतलब यहाँ वाली वैल्यू अब घट गई और ये वाली वैल्यू घटने का मतलब टाइम पीरियड जो है वो बढ़ गया। तो अगर आपका लिफ्ट है और उसके अंदर पेंडुलम है और वो नीचे जाने लगेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर लिफ्ट आपका ऊपर जाने लगे तो ऊपर जब लिफ्ट आपका जाता है तो ऊपर जाते टाइम जो नया एक्सिलरेशन आता है वो होता है g प्लस में ए, दोनों एक्सिलरेशन जुड़ जाते हैं, दोनों एक्सिलरेशन जुड़ जाते हैं और ऐसे केस में अब यहाँ पर देखिए g प्लस ए जब रखेंगे इसकी जगह पर तो यानी ये अपान वाली वैल्यू बढ़ गई और अपान वाली वैल्यू बढ़ने का मतलब t की वैल्यू घट जाएगी। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि अगर लिफ्ट आपका ऊपर जाने लगे तो टाइम पीरियड जो है घट जाता है, लिफ्ट नीचे जाने लगे टाइम पीरियड बढ़ जाता है। और एक केस इस तरीके का जो आता है आपका ट्रेन का या फिर कार का, तो इसके केस में भी जो टाइम पीरियड होता है वो घट जाता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप याद रखें और इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीनों क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, तीनों टाइप के। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहना है कि के स्प्रिंग नियतांक वाले एक स्प्रिंग को दो टुकड़े में इस प्रकार बांटते हैं कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई का 2 गुना है, तो बड़े वाले टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक कितना होगा। देखिए, आप ये प्रॉपर्टी याद रखें कि के प्रोपोर्शनल टू होता है 1/L के, मतलब अगर हम किसी स्प्रिंग की लंबाई को कम करेंगे तो उसका स्प्रिंग नियतांक बढ़ जाएगा। जैसे एक आपका स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग की लंबाई है L, और अगर हम इसको काट दें यानी लंबाई को हम कर दें इस आधा, तो आधा करने के बाद जैसे इस पूरे का अगर स्प्रिंग नियतांक था k, तो जब लंबाई आधा करेंगे तो अब इसका स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा 2k, ये भी आधा हो गया, इसका भी स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा 2k। तो लंबाई को करेंगे आधा तो स्प्रिंग नियतांक होगा 2 गुना, अगर आप लंबाई को करेंगे 2 गुना तो स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा आधा, k प्रोपोर्शनल टू 1/L, या आप कह सकते हैं k इंटू एल इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। एक तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। बाकी ये सवाल सॉल्व करने के लिए आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। इसमें इन्होंने कहा कि 2 टुकड़े करने हैं और एक टुकड़ा जो है वो दूसरे वाले टुकड़े की लंबाई का 2 गुना है। तो अगर हम इस तरह से देखिए सिचुएशन को इमेजिन करें, सपोज ये हमारा कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के हमें 2 टुकड़े करने हैं और ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि एक टुकड़ा जो है उसका 2 गुना है दूसरा वाला टुकड़ा। इस बात को समझ पा रहे हैं, टुकड़ा हमने 2 ही किया है लेकिन ये वाला जो टुकड़ा है वो इस वाली लंबाई का जस्ट 2 गुना है। तो इसका मतलब अगर आप इमेजिन करें, अगर हम मान लीजिए इसको भी बीच में से काट दें तो ये इसका मतलब 3 इक्वल पार्ट बन सकते हैं, और 3 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट आपका ये, इस पूरे 3 का एक हिस्सा ये है, यानी आप कह सकते हैं इसकी लंबाई हो गई अब 1/3। और ये जो अभी इनकी पूरी लंबाई, क्योंकि इस यहां से तो कटा नहीं है, तो अब ये जो लंबाई है इस पूरे 3 बराबर हिस्सों में से कितना है, 2 हिस्सा है, यानी आप कह सकते हैं ये 2/3 है।
तो ये जो लंबाई है ये आपकी पूरी लंबाई का 1/3 हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसका जो स्प्रिंग नियतांक होगा वो पूरे स्प्रिंग नियतांक का 3 गुना हो जाएगा, इसका स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा 3 गुना। और ये लंबाई है पूरी लंबाई का 2/3, तो इसका जो स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा वो हो जाएगा 3/2 टाइम्स, यानी 3/2 के। और पूरे स्प्रिंग का कितना था स्प्रिंग नियतांक के। सिंपल सी बात है। तो लंबाई को आप जिस रेशियो में बदल रहे होंगे आपका स्प्रिंग नियतांक उसी का जस्ट रेसिप्रोकल टाइम्स हो जाएगा। लंबाई आपने किया पूरी लंबाई का, ये इस टाइम 1/3 है, तो इसका स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा पूरी स्प्रिंग नियतांक का 3 गुना। और ये जो पूरी लंबाई दूसरा वाला हिस्सा है इसकी लंबाई है पूरी लंबाई का 2/3, तो इसका स्प्रिंग नियतांक पूरी स्प्रिंग नियतांक का हो जाएगा 3/2, है ना, 3/2 के। तो इन्होंने किसका पूछा था, बड़े वाले टुकड़े का पूछा था, 3/2 के हो जाएगा, सिंपल सा 3/2 के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाकी आप चाहे तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते थे, K1 L1 इक्वल टू K2 L2, फिर इसको आप सिंप्लीफाई करके अलग अलग कंडीशन के लिए स्प्रिंग नियतांक का रेशियो वगैरह करके निकाल सकते थे, बट ये आसान है और आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहे हैं कि एक ऑसिलेटर के क्वालिटी फैक्टर यानी विशेषता गुणांक Q और विश्रांति काल यानी कि रिलैक्सेशन टाइम के बीच का क्या रिलेशन है। GIC 2021 का है और हमने शुरुआत के क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में किसी में डिस्कस किया है। डैम्प ऑसिलेशन के केस में आपने पढ़ा कि क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू में एनर्जी स्टोर्ड और डिवाइडेड बाई एनर्जी लॉस इन टाइम टी। फिर आपने इसको सॉल्व किया तो ये निकल के आया 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड ई हो गया और एनर्जी लॉस इन टाइम टी। अगर एक सेकेंड में एनर्जी लॉस पता चल जाए तो टी सेकेंड का भी एनर्जी लॉस निकाल लेंगे। और एक सेकेंड में एनर्जी लॉस को पावर बोलते हैं, तो पावर अगर मिल जाए तो पावर में टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एनर्जी लॉस इन टाइम टी मिल जाएगा, है ना। और यहां से आप देखिए, अब पी का एक्सप्रेशन आपने देखा था, पी इक्वल टू होता है ई अपान में टाउ, मतलब पावर, एनर्जी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का रिलेशन। तो P की जगह पर ई अपान टाउ आपने रखा होगा, ये हुआ E, और अपान में P की जगह पर ई अपान टाउ और ये इंटू में T, E से E कटा और 2 पाई बाई टी को हम बोलते हैं ओमेगा, और ये टाउ ऊपर जाएगा तो आपको मिला कुल मिला के Q इक्वल टू क्या, ओमेगा इंटू टाउ। ठीक है ना। और टाउ जो कि रिलैक्सेशन टाइम है, और ये रिलैक्सेशन टाइम एक ऐसा टाइम होता है जितने टाइम में ऑसिलेटर का जो एनर्जी होता है वो इनिशियल एनर्जी का 1/E गुना हो जाता है, 1/E गुना हो जाता है। E इक्वल टू ई नॉट ई पावर माइनस टी अपान टाउ के। ठीक है, और 1/2 टाउ को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है B/2m से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, और इसमें जो टाउ है उसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये डिफरेंट टाइप से आपके ये एक्सप्रेशन हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, Q इक्वल टू ओमेगा इंटू टाउ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि द्रव्यमान m का कण आयाम a और आवर्तकाल t से सरल आवर्त दोलन कर रहा है, तो मध्य बिंदु पार करने के समय, मध्य बिंदु मतलब यहाँ पर मीन पोजीशन से है, यानी कि साम्य स्थिति से है, करने के समय काल t/8 बाद, यानी t/8 समय के बाद उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। यानी कहानी सिंपल सी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है और यही है मध्य बिंदु या मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन क्रॉस करने के कितने टाइम के बाद, t इक्वल टू t/8 सेकेंड के बाद, अब आपको यहां पर पार्टिकल, अब पता नहीं ये कहां पहुंचा है, एक टाइम पीरियड के बाद आपको पता ही है क्या होता है, एक टाइम पीरियड में पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो t इक्वल टू t/8 के बाद, यहां से जब निकले हैं तो t इक्वल टू t/8 के बाद आपको यहां पर बताना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो सबसे पहले तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आपको पता है। अब अगर हम y की बात करें तो y इक्वल टू क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो आप यहां पर रख सकते हैं ये वैल्यू को। तो पहले तो 1/2 से 1/2 m से m, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर y की जगह पर आप रखेंगे a साइन ओमेगा टी, यानी y स्क्वायर की वैल्यू रखना होगा। तो y स्क्वायर y इक्वल टू, ये इसका इक्वेशन है SHM का,
जो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है राइट साइड में, लेफ्ट में होता तो माइनस आ जाता। तो y की जगह पर लिखेंगे ये हो जाए वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और अपान में यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसको कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कहेंगे। ये हो गया आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और अपान में यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के, ठीक है ना। और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। बस अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था t इज इक्वल टू टी बाई 8 इतने समय के बाद, तो स्मॉल t की जगह पर t बाई 8 रख दीजिए, आवर्तकाल का 1/8। तो उसके बाद आप रेशियो यहां से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा की जगह पर रखिएगा 2 पाई बाई टी, और स्मॉल t की जगह पर रखिएगा t बाई 8 अपान, इसी तरह से अपान में कॉस स्क्वायर और फिर ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी और स्मॉल टी की जगह पर टी बाई 8। बस टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया 4, 2 से इसको कैंसिल किया 4, यानी पाई बाई 4 पाई बाई 4 क्या मिला, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 अपान कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 का मतलब कितना, अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 4, पाई मतलब ये 180 डिग्री और अपान में 4 कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का स्क्वायर और कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर, और साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 1/2 और यहाँ पर भी आएगा 1/2, ये पूरा कैंसिल करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 1, रेशियो आ जाएगा 1, यानी कि मीन पोजीशन से t इक्वल टू टी बाई 8 टाइम इसको क्रॉस करने के इतने टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की वैल्यू आपस में बिल्कुल इक्वल है, यानी इस ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बिल्कुल बराबर बराबर डिवाइडेड है, इसीलिए इनका रेशियो कितना आ रहा है 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि t बाई 8 टाइम के बाद मीन पोजीशन से आगे चलने के t बाई 8 टाइम के बाद टोटल एनर्जी बिल्कुल आधी आधी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिवाइड हो जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि द शेप ऑफ द लिसाजूज फिगर डिपेंड्स ऑन, लिसाजूज फिगर का जो शेप है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लिसाजूज फिगर्स होते क्या हैं और इनका शेप हम कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, लिसाजूज फिगर्स का मतलब होता है कि रिजल्टेंट पाथ ऑफ, आप इसको नोट कर सकते हैं कि रिजल्टेंट पाथ या कर्व ऑफ 2SHM एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो SHM का जो रिजल्टेंट पाथ होता है या कर्व होता है, उस फिगर को, वो जो फिगर बनता है उसको हम बोलते हैं लिसाजूज फिगर। अब ये फिगर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये फिगर इलिप्टिकल भी हो सकता है, ये फिगर सर्कुलर भी हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के इसमें फिगर बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि दोनों जो आपके SHM थे उन दोनों SHM का एम्पलीट्यूड क्या था, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी और उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या था। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको एक इक्वेशन बताता हूं, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए, लिसाजूज फिगर का शेप डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक रिजल्टेंट जो मतलब जो रिजल्टेंट पाथ आता है उसका हमारे पास एक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन क्या है कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 2xy अपान ए बी कॉस फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। आप देखिए कि इस इक्वेशन के अंदर हम a और b की जैसी वैल्यू रखेंगे, हम फाई की जैसी वैल्यू रखेंगे, वैसे ही टाइप का यहाँ पर हमें इक्वेशन मिलेगा, और उसी इक्वेशन से हम लिसाजूज फिगर का जो कर्व है उसका नेचर डिसाइड करेंगे कि वो किस तरह का है, कि वो स्ट्रेट लाइन दे रहा है, कि वो सर्किल दे रहा है, कि वो इलिप्स दे रहा है ना। तो जो भी शेप होगा वो हम यहाँ से डिसाइड करते हैं। और इसमें क्या क्या चीजें हम बदल सकते हैं, तो इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो ए और बी, यानी आप कह सकते हैं कि दोनों SHM जो है उनका एम्पलीट्यूड है, दोनों जो परपेंडिकुलर SHM है ये उनका एम्पलीट्यूड है, पहले का एम्पलीट्यूड A दूसरे का B, और फाई क्या है, उन दोनों SHM के बीच का फेज डिफरेंस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फाई की वैल्यू अलग अलग रख सकते हैं हम, A और B की वैल्यू आपस में इक्वल हो सकती है, इक्वल नहीं हो सकती है, एक वैल्यू दूसरे के 2 गुना के बराबर हो सकता है। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके का हमारा इक्वेशन आएगा, और उस इक्वेशन से डिसाइड होगा उसका लिसाजूज फिगर का शेप।
आप इस इक्वेशन को याद कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि जैसे कि दोनों एसएचएम का एम्पलीट्यूड और जो फेज डिफरेंस है वही डिसाइड करेगा कि लिसाजूज फिगर का शेप कैसा होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया है एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपर पोजिंग वेव, मतलब दो सिंपल हार्मोनिक जो वेव है वो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसमें कह रहे हैं फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस डिस्कशन से हमें ये लग रहा है कि फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा और एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें फ्रीक्वेंसी तो कहीं आई नहीं एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो इसका मतलब एक और मुश्किल ऑप्शन बन सकता था जिसमें हम बोल सकते थे कि इट विल डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ, मतलब इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन ही दिया कि आपको पता है या तो कोई एक सही होगा या तो फिर ये तीनों सही हो जाएंगे, तो लास्ट वाले को टिक करना होगा। और सिचुएशन यही है कि हमारा ऑप्शन यहां पर यही सही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। और कैसे यहां पर नहीं दिख रहा है वो चीज, वो हम आपको बता देते हैं। एक्चुअल में ये हमने जो रिजल्टेंट पाथ का इक्वेशन लिखा हुआ है लिसाजूज फिगर के लिए, दो परपेंडिकुलर एसएचएम के लिए, ये हमने तब लिखा है जब हमारे दोनों एसएचएम का इक्वेशन कुछ ऐसा था। एक इक्वेशन था, सपोज आप मान लीजिए, एक था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और दूसरा था x इक्वल टू, है ना, दोनों परपेंडिकुलर हैं, x इक्वल टू ये है आपका b साइन ओमेगा टी। अब आप ध्यान से देख लीजिए कि ये दोनों परपेंडिकुलर एसएचएम है, एक y डायरेक्शन के अलोंग है, एक x डायरेक्शन के अलोंग है। एक का एम्पलीट्यूड a है, दूसरे का एम्पलीट्यूड b है, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस फाई है। फेज डिफरेंस कितना है? फाई है। बस एक ही चीज जो आप यहां मिस कर रहे थे वो ये था कि दोनों जो एसएचएम हमने यहां पर परपेंडिकुलर वाला लिया है, उनमें एक खास बात यह है कि इन दोनों की हमने जो फ्रीक्वेंसी ली है, ये देखिए ओमेगा यहां भी है, ओमेगा यहां भी है। और अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होगा, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी और टाइम पीरियड भी सेम होगा। तो हमने ये जो लिसाजूज फिगर का जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है, ये ऐसे दो एसएचएम के लिए लिखा है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो हैं, बट उनकी जो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड है वो आपस में सेम है, या कह सकते हैं उनका रेशियो है 1:1। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी के केस में ये हमारा जनरल इक्वेशन आता है। अगर फ्रीक्वेंसी हमारी सेम ना होकर के ये हो जाए T1:T2 इज इक्वल टू 1:2, मतलब एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा हो, ऐसे केस में जो हमारे पास लिसाजूज फिगर का जनरल इक्वेशन निकल के आता है उसको भी आपको नोट करना चाहिए। और वो इक्वेशन क्या है? थोड़ा सा मुश्किल है, आपको याद करना पड़ेगा। ये इक्वेशन है x/a माइनस साइन फाई होल स्क्वायर प्लस 4y² ब्रैकेट में y² प्लस x/a और यहां पर साइन फाई, मतलब प्लस में साइन फाई, x/a प्लस साइन फाई और -1 इज इक्वल टू 0, है ना। फिर से आप इसको देख लीजिए, x/a माइनस साइन फाई होल स्क्वायर प्लस 4y²/b² ब्रैकेट के अंदर y²/b² प्लस x/a प्लस साइन फाई और माइनस में 1 और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ये लिसाजूज फिगर का शेप डिसाइड करने के लिए ये दूसरा हमारे पास जनरल इक्वेशन है। और ये इक्वेशन तब आता है जब टाइम पीरियड का रेशियो होगा 1:2, या कह लीजिए जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा वो रेशियो होगा 2:1, मतलब एक वैल्यू दूसरे वाले की 2 गुने के बराबर होगी। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास जनरल इक्वेशन ये आता है। अब इसमें आप ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, फाई की वैल्यू अलग अलग रखेंगे, अलग अलग टाइप का इक्वेशन मिलेगा और अलग अलग टाइप का शेप हमें मिलेगा। तो अब इन दोनों को आपने पढ़ लिया, अब आपको पता चल गया कि अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये जनरल इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है या 1:2 का रेशियो है तो ये वाला इक्वेशन। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी लिसाजूज फिगर का जो शेप है वो डिपेंड करता है। बाकी एम्पलीट्यूड पर तो डिपेंड करता ही है और फेज डिफरेंस पर डिपेंड करता ही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और मैं एक बार चेक कर लेता हूं कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। x/a, हाँ यहाँ पर एक मिस्टेक है, देखिए यहाँ x/a के बाद प्लस नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लाई में साइन फाई है। यहाँ x/a माइनस साइन फाई को होल स्क्वायर और यहाँ x/a इंटू में साइन फाई है, यहाँ इसके पहले प्लस है और इस पूरे टर्म के बाद में माइनस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पर आप जैसी जैसी कंडीशन होगी, कई बार क्वेश्चन दिया जाता है आपको फेज डिफरेंस फाई वगैरह की वैल्यू दी जाएगी तो आप फाई रख दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको कोई इक्वेशन मिल जाएगा, चाहे इलिप्स का चाहे सर्किल का, किसी का भी। और कभी कभी a=b या ऐसे करके कंडीशन दे दिया जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन भी मिलता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें कहने कि एक सरल आवर्त गति में अधिकतम त्वरण यानी मैक्सिमम एक्सीलरेशन अल्फा
अच्छा ठीक है, ये तो आसान है। तथा अधिकतम वेग बीटा है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया है, तो आपको एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम बताना है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, आपने पीछे देखा भी एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होती है, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की। फिर आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यूज की बात करी, जिसको हम आयाम या एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन का आयाम है, आप कह सकते हैं अल्फा मैक्सिमम, है ना, त्वरण आयाम जिसको हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, वो उसको आप कह रहे हैं कि अल्फा से रिप्रेजेंट करिए। और जो वेलोसिटी का आयाम है, यानी कि वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, उसको ये कह रहे हैं कि बीटा से रिप्रेजेंट करिए। और आपने दोनों का फार्मूला पढ़ रखा है पीछे, है ना। अल्फा का जनरल फार्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और वेलोसिटी का जनरल फार्मूला है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कब, जब वाई की वैल्यू ए होगी, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस छोड़ रहे हैं, माइनस तो डायरेक्शन बताने के लिए है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट होता है ना, ये माइनस का ये मतलब। और यहां से अगर आप देखें इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये मिनिमम होगा, यानी कि जीरो होगा, यानी ए इंटू ओमेगा के इक्वल आएगा। तो ये हो गया ए इंटू ओमेगा के इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर। और आपको एम्पलीट्यूड पूछा है इन्होंने, यानी ए की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आप जरा देखिए इन दोनों इक्वेशन से अगर हम इनको डिवाइड करें तो ए से ए कैंसिल होगा और ए हमें मिलेगा ही नहीं, और हमें ए ही चाहिए, हमें ए की वैल्यू ही चाहिए। तो हमें हमारे इक्वेशन में ए को रोकना जरूरी है। दूसरा ये कि हमें ओमेगा नहीं चाहिए इस पूरे रिलेशन में, कहीं पर भी ओमेगा के टर्म में आंसर नहीं चाहिए, तो हमें इस ओमेगा को कैंसिल भी करना है ना, ये लॉजिक है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको अगर हम स्क्वायर कर दें, ये बन जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब जरा देखिए अगर हम इनको आपस में डिवाइड करें, एक तो ओमेगा का दोनों में स्क्वायर हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर हट भी जाएगा, और यहाँ ए है और यहाँ ए का स्क्वायर, अब हमारा ए बच भी जाएगा, जो कि हमें चाहिए होता है। तो इस टॉपिक में हमें आयाम निकालना था। तो इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए, आप चाहे इसमें इसको चाहे इसमें इसको कर दीजिए। तो अल्फा अपान बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, और अपान में यहाँ से आएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ए से एक ए कैंसिल, तो 1 अपान ए की वैल्यू अल्फा अपान बीटा स्क्वायर। तो आपको आयाम यानी ए की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर अपान अल्फा के, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा बीटा स्क्वायर अपान अल्फा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें कह रहे हैं कि एक सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का आयाम a और इसका आवर्तकाल t, मतलब एम्पलीट्यूड a है सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का, और उसका टाइम पीरियड t है। तो x इक्वल टू a से x इक्वल टू a बाई 2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है इस सवाल को। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई सिंपल पेंडुलम है और वो SHM कर रहा है, तो ये जो हमारा पेंडुलम SHM कर रहा है, वो SHM करना कहां से स्टार्ट किया है, मीन पोजीशन से ये ऐसे ऐसे करना स्टार्ट किया है, या किसी दूसरे पोजीशन से ऐसे ऐसे करना स्टार्ट किया है, या एक्सट्रीम कंडीशन से एक्सट्रीम पोजीशन से ऐसे ऐसे करना ऑसिलेट करना स्टार्ट किया है, ये हमें अभी नहीं पता है। और ये पता कैसे होता है, ये पता होता है हमें इनिशियल फेज से। इनिशियल फेज से, इनिशियल फेज का मतलब ये कि मीन पोजीशन से, सपोज कि आपका पेंडुलम अगर यहां से SHM करना स्टार्ट किया है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज इसका कितना रहा है, ये हमें पहले से पता करना होगा। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये जब x इक्वल टू a से x इक्वल टू a बाई 2 वाली कंडीशन में आ रहा है, तो ये यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेगा। अगर आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से SHM करना स्टार्ट किया है और ऐसे जा करके अब लौट रहा है वापस, तो अलग कंडीशन। और आपका पार्टिकल चलना ही यहां से स्टार्ट किया एक्सट्रीम पॉइंट से और ऐसे आ रहा है, तब ये अलग कंडीशन, है ना। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारे इस पेंडुलम का इनिशियल जो फेज है वो कितना है। और अगर इनिशियल फेज मिल गया तो हम डिसाइड कर लेंगे कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। हमारे पास जनरल इक्वेशन है SHM का, y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और प्लस में फाई, है ना। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, ये क्या है, ये भी एंगल है पूरा, ये भी ओमेगा टी जो है वो थीटा की जगह पर रखा गया है, लेकिन ये वो थीटा है, ये वो थीटा है जो टी टाइम में आपके पेंडुलम ने, जैसे ये पेंडुलम आपका यहां से यहां जाने में टी टाइम लगाता है, ये जो एंगल बना है थीटा, ये थीटा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी, है ना। जब अगर हम यहां से कंसीडर करना स्टार्ट करें एट टी इक्वल टू 0, यहां से हम कंसीडर करना स्टार्ट करें, हमारा पेंडुलम इधर से इधर जा रहा है, तो ये पेंडुलम हमारा मीन पोजीशन से ऑलरेडी यहां तक पहुंच चुका था, यानी ये इनिशियल फेज था। ठीक है, तो यहां पर ये ओमेगा टी एक्चुअल में थीटा ही है, लेकिन टी टाइम में कवर किया गया थीटा, और ये पूरा मिला करके हम इसको बोलते हैं क्या, फेज। ये पूरा फेज है,
और ये जो हमारा है इसको इपोच भी बोलते, EPOCH, या इसको हम इनिशियल फेज भी बोलते। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले इनिशियल फेज फाई डिसाइड करना होगा, और फाई को डिसाइड करने के लिए हम यहाँ पर इस कंडीशन को ले सकते हैं कि जब पार्टिकल हमारा सपोज यहां से ऐसे चलना स्टार्ट कर रहा है, अब हम इसको मान रहे हैं कि एट t इक्वल टू 0 पोजिशन x इक्वल टू a, तो यहां पर आप इस इक्वेशन में देखिए t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू, यहां पर y नहीं बल्कि x लिखिए, तो x की जगह पर आप a रखेंगे इज इक्वल टू a, और साइन ये हो जाएगा ओमेगा इंटू टी की जगह पर 0 प्लस में 5, और a से a कैंसिल, 1 इक्वल टू यहाँ पर साइन ओमेगा 0 यानी कि 0 प्लस 5 यानी कि साइन 5, साइन 5 इक्वल टू 1, इसका मतलब 5 इक्वल टू कितना पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। इनिशियल फेज मिल गया पाई बाई 2 के। ठीक है, अब इनिशियल फेज अगर आपको पाई बाई 2 मिल गया, मतलब इस वाले कंडीशन के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 5 इक्वल टू पाई बाई 2 अगर आपको मिल गया, तो अब आप यहां पर रख दीजिए, तो आपको मिलेगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और प्लस में यहां पर क्या पाई बाई 2, और आप यहां पर देखें ये क्या है, x इक्वल टू बन जाएगा a साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा यानी कॉस ओमेगा। और अब इसके लिए हम ये वाली कंडीशन यूज कर सकते हैं, दूसरी वाली कंडीशन, कि अगर ये पार्टिकल t इक्वल टू 0 यहां से चल के t इक्वल टू t टाइम में यहां पहुंच रहा है, यानी x इक्वल टू a से x इक्वल टू a बाई 2 में पहुंच रहा है, तो यहाँ x की जगह पर जब हम a बाई 2 रखेंगे तो a बाई 2 इज इक्वल टू a, और यहां पर आ जाएगा क्या कॉस ओमेगा टी, और a से a कैंसिल, 1/2 इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, और आपको पता है 1/2 कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 मतलब कॉस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, तो यहां से आपको मिल जाएगा पाई बाई 3 इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ओमेगा का मतलब है 2 पाई बाई कैपिटल टी और इंटू में टी, यहां से देखिए पाई से पाई कैंसिल, और 2 इधर अपान में आके 6 बनेगा, टी इधर जाएगा, तो कुल मिला के आपको मिलेगा स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी अपान 6, मतलब पूरे टाइम पीरियड का 1/6 टाइम लगेगा x इक्वल टू a से x इक्वल टू a बाई 2 तक जाने में। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस को, और स्पेशली इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले ये इनिशियल फेज फाई डिसाइड करना है, और फाई डिसाइड करने के लिए ये जो जनरल इक्वेशन होता है उस इक्वेशन में ये जो दो कंडीशन यहाँ पर दी हुई हैं, ये है t इक्वल टू 0 और ये है t इक्वल टू t पर, तो ये दोनों इनिशियल कंडीशन में आपको टाइम पता है और पोजीशन पता है, उसको आप यहाँ रखेंगे तो एक बार इनिशियल फेज मिल जाएगा, और इनिशियल फेज रख देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि ए आयाम से सरल आवर्त गति करने वाले कण की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा समान होगी जब इसका विस्थापन होगा। ठीक है ना, यानी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट होने पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। वैसे इस तरह का एक केस हमने पीछे देखा था, आई थिंक टी बाई 8 आया था, और टी बाई 8 के केस में टोटल एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में बिल्कुल बराबर बराबर डिवाइड हो चुकी थी, है ना। बट ये वो नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं टाइम नहीं, ये टाइम नहीं पूछ रहे हैं किस टाइम पर ऐसा होता है, ये वो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। तो ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/2 m, ये SHM के केस में m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये y की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछ रहे हैं, और कब पूछ रहे हैं, जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम है, तो दोनों को सेम कर दीजिए कंडीशन के अकॉर्डिंग, k इक्वल टू यू, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 m, और यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पूरा पोर्शन तो कैंसिल हुई हो गया, और यहाँ से बचा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या वाई स्क्वायर। एक्चुअल में यहाँ पर एम्पलीट्यूड को ये कैपिटल A ले रहे हैं, तो हम भी कैपिटल A ले लेते हैं, और इसको आप इधर कर देंगे तो कुल मिला के 2y स्क्वायर इक्वल टू क्या बना a स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर अपान में 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट लेने के बाद a अपान अंडर रूट। ठीक है ना, तो a अपान अंडर रूट 2 डिस्टेंस चलने पर, इतना डिस्प्लेसमेंट होने पर, और इतना होने में कितना टाइम लगेंगे, आई थिंक ये टाइम था t इक्वल टू t बाई 8, इतना टाइम पर और इतनी पोजीशन पर पूरी एनर्जी का आधा हिस्सा काइनेटिक एनर्जी होगा और आधा हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा अलग टाइप का था, और आपको ये चीज को याद करना है। आगे बढ़ते हैं, याद करना है मतलब समझ लेना है, याद करके कितना ही जाएंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए कण के अधिकतम वेग और त्वरण परिमाण में समान है, तो इसका आवर्तकाल होगा। अधिकतम वेग और त्वरण यानी कि अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण, है ना, अधिकतम वेग और अधिकतम
त्वरण परिमाण में समान है, यानी मैग्नीट्यूड सेम है, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सीलरेशन, यानी वेलोसिटी एम्पलीट्यूड और एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड आपस में इक्वल हैं, तो आपको टाइम पीरियड कैपिटल टी बताना है। ठीक है, तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है a इंटू ओमेगा वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, और एक्सीलरेशन एम्पलीट्यूड a एक्सीलरेशन मतलब सॉरी a मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना, a ओमेगा स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये दोनों आपस में इक्वल हैं, v मैक्सिमम इज इक्वल टू a मैक्सिमम, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए, a ओमेगा इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर, a से a कैंसिल, एक ओमेगा से एक ओमेगा भी कैंसिल, यानी ओमेगा की वैल्यू आ गई 1। लेकिन ये पूछ रहे हैं क्या, t की वैल्यू, तो ओमेगा मिल गया तो t तो कोई भी निकाल लेगा, 2 पाई n अगर लिखते तो आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाती, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी। और अगर आपको t चाहिए तो ओमेगा इक्वल टू, आपको ये भी फार्मूला पता है, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आप देखें t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई, और पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.16, मल्टीप्लाई करिए, 2 गुना हो जाएगा, ये हो गया 6 और सॉरी 3.14 और 14 दूना 28, यानी कि 6.28, और ये टाइम है तो किस में आएगा, सेकेंड में, यानी 6.28 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। दो पेंडुलम एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, पहला पेंडुलम 9 दोलन यानी 9 ऑसिलेशन पूरा करता है, जबकि दूसरा 7 ऑसिलेशन। ठीक है ना, दो पेंडुलम हैं और दोनों एक साथ ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं, और जितने टाइम में, ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट है जो कि क्लियरली लिखा नहीं है, जितने साथ में चलना स्टार्ट करते हैं तो साथ में ही तो कंपेयर करेंगे वैल्यू को, तो जितने टाइम में ये 9 ऑसिलेशन ऐसे ऐसे पूरा करता है, उतने ही टाइम में ये 7 ऑसिलेशन को पूरा करता है। तो आपको बताना है कि दोनों की लेंथ का रेशियो क्या है। अगर हम इसकी लेंथ बोल दें L1, इसकी लेंथ को बोल दें L2, इसने 9 ऑसिलेशन पूरा किया है, इसने 7 ऑसिलेशन पूरा किया है, कितने टाइम में, सेम टाइम में, वो टाइम आप कोई टी नाम रख दीजिए, टी टाइम में 9 ऑसिलेशन, टी टाइम में 7 ऑसिलेशन, इनकी लेंथ L1, इनकी लेंथ L2, लेंथ अलग अलग होगा तभी तो अलग अलग टाइम पीरियड है इनका, तभी तो इन्होंने एक इतने ऑसिलेशन को पूरा करने में अलग अलग टाइम भी लगाया है, क्योंकि आपको पता है कि टाइम पीरियड का फार्मूला T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपान जी, जी की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन L ही है वो जो T को डिफरेंशिएट कर सकता है, T के बीच में डिफरेंस ला सकता है ना, मतलब दोनों का लेंथ अलग अलग था। तो हमें क्या करना था, रेशियो लेना था। तो सबसे पहले हम यहां से देखिए क्या करेंगे, T1 अपान T2 अगर निकालें, T1 अपान T2, तो यहां से ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अंडर रूट L1 अपान जी और डिवाइडेड बाई अंडर रूट L2 अपान जी, और ये उल्टा होके मल्टीप्लाई करेगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा अंडर रूट L1 अपान L2 के। ठीक है, तो T1 अपान T2 इक्वल टू अंडर रूट L1 अपान L2, और T1 मतलब इनका टाइम पीरियड और T2 मतलब इनका टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक ऑसिलेशन को पूरा करने में लगा टाइम, एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो लगा टाइम होता है उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं, और एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है ना, तो कई बार डायरेक्टली आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता है, सिचुएशन दिया रहता है, उससे आपको डिसाइड करना होता है कि फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये टी टाइम में 9 ऑसिलेशन पूरा करते हैं, है ना, यानी अगर हम इनसे कहें कि 9 ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगा, तो इन्होंने कहा टी, तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, टी से कम, यानी टी को डिवाइड करना होगा 9 से, ज्यादा नहीं, ज्यादा करना होता तो मल्टीप्लाई करते, 9 ऑसिलेशन पूरा करने में टी टाइम, तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में टी अपान 9 टाइम। इसी तरह से 7 ऑसिलेशन पूरा करने में टी टाइम, तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में टी अपान 7 टाइम। ये हुआ पहले वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड, और ये हुआ दूसरे वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड, और ये दोनों वैल्यू को आप यहां पर रख के रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम इसको यहां पर अलग से लिख देते हैं, और ये क्या है, T1 की वैल्यू कितनी, T1 इज इक्वल टू टी अपान 9, T2 इक्वल टू टी अपान 7 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 अपान L2 के। ठीक है, ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई करता है ना, ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई करेगा, तो आपका इस टी से ये वाला टी कैंसिल होगा, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन 7/9 इज इक्वल टू अंडर रूट L1 अपान L2, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको मिलेगा L1 अपान L2 इक्वल टू 49 और अपान में 81। ठीक है, दोनों के लेंथ का रेशियो कितना आ जाएगा, 49 अपान में 81, 81 अपान 49 नहीं देखना है, क्योंकि पहला जो केस है, पहला जो नाम दिया हुआ है 9 ऑसिलेशन का, उसकी लेंथ को हमने L1 बोला है, जो दूसरा नाम दिया 7 ऑसिलेशन का, उसकी लेंथ को हमने L2 बोला है, तो ये हो जाएगा 49 अपान 81, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
चलिए, तो आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत कोई मुश्किल नहीं है। अब बस इसमें क्या है कि एक सिस्टम दिया हुआ है, स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है, और आपको इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है। इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग के की वैल्यू आपको बतानी है। तो सिचुएशन जो भी है, पहले तो हम आपको बता दें कि इस तरह की सिचुएशन में क्या ध्यान देना होता है। जब भी आपको स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, सीरीज या फिर पैरेलल या फिर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आपका सिंगल स्प्रिंग है, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, अगर सिंगल स्प्रिंग की कहानी है तो इसके टाइम पीरियड इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो के होता है वो के ही होता है। मतलब इसके टाइम पीरियड के लिए फार्मूला लिखेंगे T = 2π√m/m के, जहां पर के मतलब क्या, इनका स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, सिंगल स्प्रिंग है तो कोई बात ही नहीं। अब अगर दो स्प्रिंग आ जाए इसमें, है ना, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर दो स्प्रिंग आ जाए तो दो में अब सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। तो सीरीज वाले में अगर आप देखिए, एक स्प्रिंग ये और दूसरा स्प्रिंग ये, और ये वर्टिकल कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं सीरीज में, और एक और ले लीजिए ऐसे, सीरीज में एक स्प्रिंग ये, एक स्प्रिंग ये, ठीक है ना, और इसको हमने बोल दिया इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K1, इसका K2, ये वर्टिकल सिचुएशन, ये हॉरिजॉन्टल सिचुएशन। लेकिन चूंकि दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आप याद रखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी आपको दिखे, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्ट आता है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, वो बिल्कुल वैसा होता है जैसा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता है ना। रेजिस्टेंसेस का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 1/r के जैसा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/k = 1/k1 + 1/k2। आप यहां से k को निकाल सकते हैं, k = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 + K2 अपान में K1 K2, उल्टा कर देंगे तो यह आ जाएगा K1 K2 और अपान में K1 + K2, है ना। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन का जैसा होता है रजिस्टर का फार्मूला, वैसा आता है कब, जब हम इन स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब। ठीक, याद करने का ये तरीका कि अगर ये सीरीज में तो रिजल्ट पैरेलल के जैसा, पैरेलल मतलब रेजिस्टेंस का पैरेलल। ठीक है, और एक कंडीशन और बच गई, अगर ये सीरीज का केस आपको पता है कि सीरीज वाले केस में फार्मूला पैरेलल के जैसा है, तो फिर पैरेलल का भी पता चल गया आपको। अब जैसे पैरेलल में आप ले लीजिए, ये वाला सिचुएशन एक होता है, सीधा सीधा पैरेलल समझ में आता है, और एक और सिचुएशन होता है, एक ये होता है कि इसमें एक स्प्रिंग, फिर ये ब्लॉक, फिर एक इसके बाद एक और स्प्रिंग, ऐसी वाली सिचुएशन होती है, ये भी पैरेलल वाली कैटेगरी में आएगा। और इसमें भी ऐसा ही, स्प्रिंग है, ब्लॉक है, उसके बाद स्प्रिंग है। ठीक, ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों को ऐसे करके दोनों स्प्रिंग एक साथ ले सकते हैं। ये सब पैरेलल वाली कैटेगरी में आएंगे, ये भी पैरेलल में आएगा, ये भी पैरेलल में आएगा। ठीक है, और अगर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए आपको सीरीज जैसा फार्मूला लिखना होगा। अगर ये K1 और K2 है तो इनका इक्विवेलेंट आएगा K = क्या, K1 + K2, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर का होता है R = R1 + R2 के जैसा। ठीक है, तो सिर्फ यही बात याद रखनी है आपको एक लाइन की, कि अगर सिंगल है तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसका अपना एक ही स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर वो एक से ज्यादा हुए तो आपको देखना होगा कॉम्बिनेशन सीरीज का दिख रहा है कि पैरेलल का, और उसमें भी अगर वो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन, सीरीज तो एकदम क्लियर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो जो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है उसमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए हम पैरेलल रेजिस्टेंस जैसा फार्मूला यूज करेंगे। और अगर सीरीज ना होकर के पैरेलल वाला हुआ, अब कौन पैरेलल है, सब पैरेलल है, सीरीज छोड़ के जितना बचा सब पैरेलल है ना, मिक्स्ड वाला नहीं। तो ऐसा जो भी है अगर, तो ये सब पैरेलल की कैटेगरी में आएगा, और पैरेलल है तो सीरीज के जैसा ये फार्मूला यूज करेंगे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए। अब इस सवाल के ऊपर आ जाइए। इस सवाल में देखिए क्या कह रहे थे, तो इसमें देखिए दो स्प्रिंग है जो कि पैरेलल में आपस में कनेक्टेड है, K1 और K1 दोनों का स्प्रिंग नियतांक है, और ये दोनों स्प्रिंग आगे जाकर के किसी एक K2 स्प्रिंग नियतांक वाले स्प्रिंग के साथ जुड़े हुए हैं, और आपको इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग पता करना है। ठीक है, तो अगर ये दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें सीरीज वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना, रजिस्टर के सीरीज का। तो ये पैरेलल में है तो सीरीज के लिए फार्मूला K' = K1 + K2, और दोनों का सेम है तो K1 + K1 यानी क्या हो जाएगा, 2K1 के। ठीक है, ये हो गया इन दोनों का इक्विवेलेंट। यानी आप इसका अगर दूसरा डायग्राम बनाना चाहें, जैसे आप रजिस्टर का इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं, सिंपल करते जाते हैं, वैसे इन दोनों को मिला करके एक बना दिया, और उसके आगे एक दूसरा स्प्रिंग है, और उसके बाद ये आपका m मास का कोई ब्लॉक है, इसका स्प्रिंग नियतांक K2 है, इसका हमने निकाल लिया जो कि इनके और इनके रिजल्टेंट से आया कितना, 2K1 के। और आप देखिए ये 2K1 और K2 वाले दोनों स्प्रिंग सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए पैरेलल वाला फार्मूला लगेगा। तो इनका जो इक्विवेलेंट अगर हम उसको K इक्विवेलेंट बोलें तो पैरेलल वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/K
के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1, यानी कि पहले वाले का नियतांक 1 ये 2k1 एक्चुअल में, प्लस 1/k2 यानी दूसरे वाले का दैट इज k2। बस हो गया ये। तो यहां से आपको चूंकि k इक्विवेलेंट चाहिए, तो देखिए 1/2k1 प्लस 1/k2 ये 1/k1 की वैल्यू है। अगर हम इन दोनों का रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, और इस पूरे पार्ट का रेसिप्रोकल करना मतलब पूरे का होल पावर -1 करना, तो 1/2k1 प्लस 1/k2 और इसका होल पावर -1, ये हो जाएगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 1/k1 प्लस 1/k2 का होल इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं जिसमें बहुत सारे स्प्रिंग का अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है, और इसके आपने पीछे देखा कि स्प्रिंग को काट दिया जा सकता है, स्प्रिंग की लंबाई को बढ़ा दिया जा सकता है। तो सारी केसेस आपने मतलब इस तरह से आप निचोड़ उसका जब समझेंगे ना, तो किसी भी तरह का इसमें सवाल बने आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचेंगे कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 50 कराएं और हर एक क्वेश्चन का जल्दी से बता दें कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो मैं इस तरह की पढ़ाई को प्रीफर नहीं करता हूं। और मैं जिस तरह से प्रीफर करता हूं मैं उसी तरह से चल रहा हूं, और मुझे लगता है कि ये ठीक भी है, क्योंकि लास्ट ईयर इसी पैटर्न पर मैंने पूरा सिलेबस कवर किया था और रिजल्ट तो आप सब लोगों को पता ही कि उसके बाद क्या हुआ था। ठीक है, तो फिर चलिए इसी के साथ आपका ये पूरा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और हैं जो आपके लिए होमवर्क है, आप इसको देख लीजिए जल्दी से। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल की टोटल एनर्जी E है और उसका विस्थापन इसके आयाम का आधा है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो इसके एम्पलीट्यूड का आधा है, तो उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जहां E का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका होमवर्क, इसमें कह रहे हैं कि एक सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन और वेग में निम्न संबंध है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक रिलेशन दिया हुआ है और आपको इस रिलेशन की हेल्प से उसका टाइम पीरियड या आवर्त काल निकालना है। ठीक है ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, और इससे आपको निकालना टाइम पीरियड। ऑप्शन भी दिया हुआ है कि वो वेलोसिटी का 18 गुना, 12 गुना, 6 गुना, 3 गुना ऐसा करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेस्ड बॉडी ऑफ मास m। यहां पर देखिए इक्विवेलेंट आपसे स्प्रिंग कांस्टेंट न पूछ करके इस पूरे स्प्रिंग कॉम्बिनेशन का, स्प्रिंग ये जो आपका डायग्राम है इसका आपसे पूछ रहे हैं क्या, पीरियड ऑफ डिस्प्लेस्ड बॉडी, टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेस्ड बॉडी। ठीक है ना, यानी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एक तरह से इसका पूछ रहे हैं, तो आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। और आपको पता ही होगा कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस डायग्राम का आपको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना होगा, उसके बाद आप टी के फार्मूले में रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा k इक्वल टू k0 cos स्क्वायर ओमेगा टी है। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है SHM का, और आपको इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा बताना है। जो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी वो इस काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, अगर इसके इस कांस्टेंट के टर्म में लिखें तो कितना होगा, k0, 0, k0/2 और नन। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा और करके आपके आंसर आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जैसा भी होगा मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा कि सही आया कि गलत आया है। बाकी आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें, और अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और आज की जो क्लास थी वेव एंड ऑसिलेशन की पहली क्लास, इसमें ऑसिलेशन वाला पूरा पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है। अब अगली जो भी 2 से 3 क्लास होंगी मैक्सिमम, उसमें हम वेव और वेव मोशन, उसके टाइप के बारे में, ऑर्गन पाइप के बारे में, इनके ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा आप फीडबैक में जरूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, और उसी से ऊर्जा मिलती है, उसी से और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।